चलिए, तो मैंने ऊपर लिखा जी ग्रेट गुड मॉर्निंग। आज का ये लेक्चर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मैंने लिख दिया लेक्चर नंबर 1। एक्चुअली में दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो जो बच्चों ने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स मिस कर दिए, मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफिंग भी दूंगा एंड देन वी कैन स्टार्ट सो दैट दे कैन हैव अ रिलेशनशिप। तो आप सभी बिल्कुल अपनी टेबल चेयर में बैठ के पढ़ेंगे। पहली बात, मोबाइल फोन में कोशिश करें ना देखें, लैपटॉप से करें ज्वाइन, तो बिकॉज स्क्रीन में थोड़ा सा ज्यादा आपको कुछ लिखना भी है। तो मैंने लिखा जी ग्रेट गुड मॉर्निंग CFA लेवल 1। सो टुडे we will be starting with CFA, that is corporate issuers। अब देखिए बच्चों का आना जाना अभी भी बाकी है। अभी हमने क्लास स्टार्ट कर दी है CFA लेवल 1 corporate issuers। And in case you are attending class for the first time, आपको नहीं पता ये corporate issues क्या है, मैं बताऊंगा, because already 2-3 लेक्चर्स में हमने डिस्कस कर लिया है that who will be the corporate issuers, उसको हम डिस्कस करेंगे। मैं आज आपके सामने बड़ी प्यारी प्यारी सी बातें बताने जा रहा हूं। लेक्चर नंबर 1 में कॉर्पोरेट इश्यूज क्या है, अर्लियर इसका नाम था कॉर्पोरेट फाइनेंस। कॉर्पोरेट फाइनेंस और कॉर्पोरेट इश्यूज एक ही बात है। व्हाट आई मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंस, उसको देखेंगे। एंड बिफोर दैट मैं एक छोटी सी अपनी थॉट को शेयर करना चाहता हूं, और वो थॉट ये है कि यू कैन डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग, बिलीव इन दैट। इफ यू वांट टू गो फॉर 2023 एग्जामिनेशन और यू वांट टू गो फॉर 2024 एग्जामिनेशन, अभी भी कर सकते हैं बेटे। 6 to 8 मंथ्स लग ही जाते हैं। और जो 23 मंथ्स का उन्होंने पॉसिबिलिटी दिया आपको, एक अपॉर्चुनिटी दिया, फॉर ग्रेजुएट स्टूडेंट, फॉर एस्पायरिंग स्टूडेंट, फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर डूइंग ग्रेजुएशन। गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मेरे टाइम पे नहीं थी, हमें पता ही नहीं होता था यार, ग्रेजुएशन के बाद हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई। तो आपको वो ग्रैब करना चाहिए। आप सब टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ेंगे, ये बात मैंने ऑलरेडी बता दी है आपको। मेरी कहानी शुरू होती है, माई स्टोरी स्टार्ट्स नाउ। मैं आज आपके सामने आई वॉन्ट टू से दैट what I mean by CFA, because this is for specifically for chartered financial analyst, those who want to become financial analyst, जो financial analyst बनना चाहते हैं। ये मैंने ऑलरेडी 2-3 लेक्चर्स में बताया था, बट बिकॉज आज कुछ नए स्टूडेंट्स ने भी ज्वाइन किया है, तो मैं थोड़ा सा रिलेशनशिप लेकर फिर आगे चलूंगा। पूरी पिक्चर तो नहीं दिखा पाऊंगा, आई विल बी शोइंग यू द ट्रेलर। तो फर्स्ट पॉइंट इज आई शुड बी अवेयर ऑफ what I mean by CFA, what I mean by chartered financial analyst. And the second is how I can become a chartered financial analyst. And for that, अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, तो मैंने कहा था there are 3 words. One is C, second is F, and third is A. CFA. सी को एक बार हटा देते हैं, चार्टर्ड वर्ड हटा देते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड सेक्रेटरी, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट, चार्टर्ड दिस, चार्टर्ड को तो हटा दिया, खाली रह गए 2 वर्ड्स। वन इज फाइनेंशियल एंड सेकंड इज एनालिस्ट। एनालिस्ट का मतलब होता है कि आप किसी भी चीज की छानबीन, यू वांट टू डिटेक्ट समथिंग, यू वांट टू फाइंड आउट समथिंग, यू वांट टू इंस्पेक्ट समथिंग, यू वांट टू स्टडी समथिंग, यू वांट टू फाइंड आउट समथिंग, यू वांट टू एग्जामिन समथिंग। कोविड सिनेरियो में आप सबने देखा था कि डॉक्टर्स एग्जामिन करते थे, एनालाइज करते थे। व्हेन आई से फाइनेंशियल एनालिस्ट, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट स्टिल क्योंकि कुछ बच्चों ने अभी ज्वाइन किया, तो थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए मैं बताऊंगा। फाइनेंशियल, फाइनेंस, 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 पैसा, पैसा करती है। ये ले तू पैसा हो जा, तू मेरी सुना होगा आपने। फाइनेंस, इफ आई वांट टू से यू फाइनेंस, इट मींस hard money, it means soft money, it means Paytm money, it means Bheem UPI money। आपके पास जो भी पैसा है, it can be converted into cash or it is hard cash। For example gold, for example shares, when I say stock, when I say debt, when I say bullion, when I say investments, when I say real estate, when I say hard cash, when I say bank balance, इस सभी को बोलते हैं फाइनेंस। तो आपका यू वांट टू फाइनेंस, यू वांट टू एनालाइज दैट फाइनेंस। अच्छा, एनालिसिस का मतलब है कि आप उसमें से चेक करना चाहते हैं, एग्जामिन करना चाहते हैं कि वेयर टू इन्वेस्ट, हाउ मच टू इन्वेस्ट, व्हेन टू इन्वेस्ट। आपको पता है, आप आपने मैनेजमेंट में सुना होगा व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन। 3 क्वेश्चंस अगर आप आंसर कर दें, क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, तो आप एक अच्छे प्लानर बन सकते हैं। सिमिलरली if you can find out that what is where to invest, how much to invest,
when to invest, you can become a good financial analyst. And in this topic we will be doing this task only. हम इस पूरे टॉपिक में यही टास्क करने वाले हैं, पैसा कहां से लेकर आए, कहां ले जाएं. एंड देयर आर दीज आर द 3 वर्ड्स जो मैंने आपके सामने, बिकॉज देयर आर 10 सब्जेक्ट्स, तो मैंने उन 10 सब्जेक्ट्स को 3 वर्ड्स, एक वर्ड एम, AIM, ए का मीनिंग है फर्स्टली विल बी डूइंग एनालिसिस. हम सबसे पहले एनालिसिस करेंगे, ठीक है जी. सेकंड इज इन्वेस्टमेंट करेंगे. थर्ड इज उसकी मैनेजमेंट करेंगे. और ये मैंने ऑलरेडी 1 घंटा पूरा लगाकर ऑलरेडी डिस्कस किया था. जिन बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, दोज हु हैव जॉइन्ड टुडे ओनली, मैं उनको क्लास के बाद फिर बात करूंगा. अभी क्लास चल रही है, आप मानिए कि फर्स्ट क्लास है, कोई टेंशन लेने का नहीं. देयर आर ह्यूज, आई विल बी, माय टीम विल बी हेल्पिंग यू. अभी जो कर रहे हैं बेटे प्रेजेंट टेंस में, उसका ध्यान रखेंगे. आई वांट टू डू CFA, आई वांट टू नेम माई सेल्फ एज CFA.Ramlal, CFA.Bhupesh Anand, CFA.Jaya, CFA.Rakshit, CFA.Chahat, CFA.Rahat. मैं अपने नाम के आगे एक CFA लगाना चाहता हूं दोस्तों, और इसलिए मैं CFA.Kirti, CFA.Shubham, CFA.Ankur, काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन किए. मैं सबके नाम पढ़कर आपके लिए एक नया ड्रीम, तो उसके लिए देयर आर 3. वन वर्ड इज एम, वन इज एनालिसिस, सेकंड इज इन्वेस्टमेंट, एंड थर्ड इज मैनेजमेंट. अब इसकी रिलेशनशिप के लिए हमने लास्ट लेक्चर में एक फ्लो चार्ट किया था कि भाई ये 10 सब्जेक्ट्स जो हैं इस CFA में, व्हाई दीज 10 सब्जेक्ट्स, what is the relevance of these 10 subjects and how they are interrelated. ये आपस में interrelate कैसे कर रहे हैं. तो मैंने I have prepared one flow chart, और उसमें सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा था what is the meaning of financial analysis. It means to examine. अब क्योंकि ऑलरेडी भी हम कर चुके हैं, तो ये तो जस्ट रिवाइज करा रहा हूं, तो इसलिए अगर आपने नहीं भी किया तो कोई बात नहीं, आप एक बार नजर मार लीजिए. इसके क्लास आपकी लास्ट में हो जाएगी बाद में. एंड फॉर दिस वी हैव टू आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. आपने ये किया था, आप लास्ट क्लास में आए थे. जिया? यस सर. गुड. आपने रजिस्टर ओपन कर लिया जिया? यस सर, कर लिया. क्या मैं अभी कैमरा ओपन करके देखूंगा आपने नोट्स कितने बनाए हैं. तोशिका, आप आ गए, आपने ज्वाइन कर लिया? यस सर. ग्रेट. तो आप ये बताइए कि आप रजिस्टर ओपन करके बैठे हैं, टेबल चेयर में बैठे हैं या बस लेटे हुए हैं? नहीं सर, टेबल चेयर पे रजिस्टर. ग्रेट. आप ये बताइए कि आप इस लेक्चर में थे जब मैंने ये बताया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ CFA फाइनेंशियल एनालिसिस? यस सर. अच्छा. एंड देन आई डिस्कस विद दीस 3 क्वेश्चंस दैट व्हाट आई मीन बाय एनालिसिस, व्हाट आई मीन बाय इन्वेस्टमेंट, व्हाट आई मीन बाय मैनेजमेंट. यस And सर. okay, and then we move to these 3 answers. देखिए पूरी दुनिया की अगर आप देखें, पर्सनल फाइनेंस इंडिया की तरफ देख रही है. G20, बिकॉज इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी. इंडिया का डेमोग्राफिक पोजीशन बड़ा अच्छा है, इंडिया में एजुकेशन अच्छी है. तो अगर आपने फाइनेंस को समझ लिया तो बेटे आने वाले ईयर्स आप ही के हैं. उसके लिए यू शुड नो हाउ टू डू एनालिसिस, हाउ टू डू इन्वेस्टमेंट, एंड हाउ टू डू मैनेज. उसके लिए मैंने एक वर्ड बनाया है एम. ए एनालिसिस, आई है इन्वेस्टमेंट्स, एंड एम इज मैनेजमेंट. देखिए अभी भी बच्चे आते जा रहे हैं, कोई बात नहीं. अब आप खाली ध्यान यहां दीजिए. अच्छा, मैंने बड़ा प्यारा सा एक एग्जांपल दिया था दैट इफ you want to invest, either in India or in Pakistan, let these be 2 destination points, let these be 2 destination countries in where you want to invest. या तो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं. तो अब आप ये बताइए कि आप इंडिया में करेंगे या पाकिस्तान में करेंगे. आई थिंक मैंने ये बात ऑलरेडी बताई भी थी. तो अगर शुभम आप ज्वाइन कर चुके हैं तो आप शुभम आप बताइए, आपको क्या लगता है कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या पाकिस्तान में करना चाहिए? शुभम? सर इंडिया में करना चाहिए. अच्छा, क्यों इंडिया में करना चाहिए शुभम? सर इकोनॉमी अपनी इंडिया की ज्यादा अच्छी है. अच्छा, आपको कैसे पता चलता है इकोनॉमी इंडिया की अच्छी है? आंसर ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता चलता है? अभी तो हमारी पॉपुलेशन सबसे ज्यादा हो चुकी है, इस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है. ये बात आपको मालूम है क्या? यस सर. अच्छा, तो इससे क्या दिखता है? जैसे मैंने एक स्टेटमेंट, आई हैव जस्ट गिवन अ स्टेटमेंट, हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड इज इंडियन पॉपुलेशन. तो आपको क्या एनालिसिस समझ आता है, क्या एनालाइज कर पा रहे हैं इस स्टेटमेंट से? सर जब
हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ population- रही है। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, ठीक है। और क्या फीचर्स होते हैं जी, आप ये बताइए, और क्या फीचर्स होंगे? डिमांड भी ज्यादा होगी, अगर आप इकोनॉमिक पॉइंट से देखें तो देयर विल बी मोर डिमांड इन इंडिया। यस सर। ज्यादा लोगों को मोबाइल फोन चाहिए होगा, ज्यादा जोमेटो से ऑर्डर करेंगे, ज्यादा वेस्ट साइड में जाएंगे। इट मींस देयर विल बी ह्यूज डिमांड इन इंडिया। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अच्छा, अभी अभी एप्पल कंप्यूटर्स ने अपने 2 शोरूम मुंबई में और दिल्ली में स्टार्ट किए हैं, ये बात Yes, मालूम है sir. आपको? हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, तो क्यों ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? बिकॉज जो इंडियन इकोनॉमी है, उसकी डिमांड, उसकी पर कैपिटा इनकम, उसका एजुकेशन, उसका ये ग्रो कर रहा है, नेशनल इनकम ग्रो कर रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। इट मींस आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पहला स्टेप होता है एनालिसिस करना। और एनालिसिस के लिए जब आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपकी टेम्परेचर कितना है, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, आपका ये कैसा है, आपका ये कैसा है, आपने क्या खाया था। Similarly, you are a finance doctor, so you have to ask 4 questions while doing analysis. The first is economics of that country. The second is कि आने वाला भविष्य कैसे होने वाला है। ये यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंपनीज बेवकूफ नहीं है जो इंडिया से अट्रैक्ट हो रही है इस समय, बिकॉज दे नो कि नियर फ्यूचर में इंडिया ज्यादा प्रॉस्पर करने वाली है, इंडिया की ग्रोथ ज्यादा होगी, इंडिया की लीडरशिप अच्छी है। इट मींस दे हैव यूज्ड क्वांटिटेटिव मेथड। सो दिस इज द सेकंड सब्जेक्ट जो सीएफए में हमने इंट्रोड्यूस किया। देयर आर 10 सब्जेक्ट्स। क्या आपको मेरी ये फिंगर्स नजर आ रही है? 10, ये 10 फिंगर्स है भैया, नजर आ रही है क्या? यस सर। सब्जेक्ट्स में कितने हैं? 10 सब्जेक्ट्स हैं। पहला इकोनॉमिक्स आप लिख लें, दूसरा क्वांटिटेटिव मेथड्स। बस एक जो बच्चों ने लास्ट ज्वाइन किया था 2 मिनट की बात और रह गई है, फिर मैं आगे चल ही रहा हूं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, मतलब इकोनॉमी देखेंगे, फिर क्वांटिटेटिव मेथड से उसका फ्यूचर देखेंगे। आपने जैसे सीएफए ज्वाइन किया, इंडियन सीए नहीं किया, इंडियन सीएस नहीं कर रहे, इंडियन एमबीए नहीं कर रहे, इंडियन कोर्सेज नहीं कर रहे, बट यू आर डूइंग अमेरिकन कोर्सेज, इंडिया में रहकर भी अमेरिकन कोर्सेज कर रहे हो क्योंकि आपको फ्यूचर दिख रहा है। तो दैट इज क्वांटिटेटिव मेथड्स। थर्ड इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। जैसे आप छोटे से बच्चे थे तो आपको स्कूल में रिपोर्ट कार्ड मिलती थी, उस रिपोर्ट कार्ड से हम आपके बारे में काफी कुछ वी कैन फाइंड आउट कि आपका इंग्लिश कैसा है, मैथ्स कैसा है, अलग अलग सब्जेक्ट्स के मार्क्स के बेसिस में वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो वी विल बी डूइंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। और लास्ट सर कौन सा लास्ट बेटे? पहला एनालिसिस में ही लास्ट कौन सा है? कॉर्पोरेट इशूअर्स, कॉर्पोरेट एंटिटी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आई थिंक जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है, मैं हल्का सा आई एम जस्ट शोइंग यू द ट्रेलर। पिक्चर तो मैं दिखा चुका हूं, आपको पिक्चर बाद में दिखाऊंगा क्योंकि आज का ये जो लेक्चर है थोड़ा सा आप रिलेशनशिप कर पाए इसलिए बता रहा हूं। जब आप एनालिसिस कर लेंगे तो यू विल बी डूइंग इन्वेस्टमेंट्स। एंड इन्वेस्टमेंट्स कैन बी इन 4 टाइप्स। आप जैसे अपनी टाइम की इन्वेस्टमेंट करते हैं, मॉर्निंग में उठते हैं, है ना, मॉर्निंग में उठकर आप अलग अलग एक्टिविटीज में टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। सिमिलरली as a financial analyst, I have analyzed that these are the true destinations where I should invest. India is a good country, pharmaceutical is a good industry, Cipla is a good company, so I will be doing investment in Cipla. तो Cipla में इन्वेस्टमेंट में 4-5 तरीकों से कर सकता हूं। पहला, I can buy equity shares of Cipla, I can buy bonds of Cipla, I can have a investment, direct investment in Cipla. तो मैंने लिखा 4 तरीकों से I can do investments, equity investments. So हमारा 5th सब्जेक्ट है equity investments. 6th, fixed income bonds, debentures. 6th, derivatives. And the last subject, last investment destination is alternative investments. ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। हाँ जी, चाहत आपको दिख रहा है बेटा? आप कर पा रहे हैं? चाहत, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? राहत? यस सर। ग्रेट। मैं कोशिश कर रहा हूं कि नए नए एग्जांपल्स दूं कि आप और ज्यादा एंजॉय कर पाए। लास्ट इज इन मैनेजमेंट। तो आपने क्या किया? एनालिसिस किया, इन्वेस्टमेंट्स की, और फिर मैनेजमेंट कर दिया। मैनेजमेंट इज आई वांट टू बिकम रिच, मैं अमीर बनना चाहता हूं।
मैं दुनिया को घूमना चाहता हूं. Similarly, when a financial analyst, his main work will be management and wealth planning. तो ये लास्ट 9 सब्जेक्ट है जी, मैनेजमेंट एंड वेल्थ प्लानिंग. टोटल अगर आप चेक करें तो 9 सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन हैं टोटल 10. 10th इज इन सभी को कैसे करना है, एथिक्स से करेंगे. तो एथिक्स इज द लाइफ ब्लड ऑफ all these activities. मतलब if you are doing analysis, if you are doing investment, if you are doing management, आपको सब कुछ धर्म से करना है. धर्म, आपने सुना होगा भगवान कृष्ण ने बड़ी सारी बातें बोली हैं धर्म के बारे में. यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति भारता. सुना कभी ये बात, सुनी हुई है? बोलो हाँ या ना. यस सर. तो धर्म की बातें होंगी. बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. काफी सारे बच्चे इस समय, देखिए कुछ के मैं नाम नहीं बता पा रहा, अभी लिस्ट भी नहीं है, और काफी सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किया जो 2-3. चलिए कोई बात नहीं, आगे चल रहे हैं. आई थिंक आपको यहां तक सबको समझ आ गया है कि व्हाट इज CFA, what are the 10 subjects in CFA, why we want to do these 10 subjects in CFA, and I've just given within 10 minutes the brief glimpses of the lecture number 1, you know. तो पूरी पिक्चर अभी बाकी है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, लेकिन अभी हमें क्योंकि आज आगे चलना है, तो मैं आज के इस लेक्चर में ये वाला कंसेप्ट शुरू करूंगा जी, कॉर्पोरेट इशूअर्स का. ये सब्जेक्ट, ये वाला, ये जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब बंदर. ये रहा जी. आई विल बी गोइंग टू स्टार्ट विद कॉर्पोरेट इशूअर्स. ये लास्ट है जी, कॉर्पोरेट इशूअर्स. इट मींस आई वांट टू सी सिप्ला, बिकॉज सिप्ला इज pharmaceutical industry, because pharmaceutical industry has a growth, because that is in India. तो economy, quantitative, financial statement, मैं सिप्ला की तरफ आ गया. आज से मैं कुछ लेक्चर्स तक कॉर्पोरेट एंटिटी की बातें करूं. तो दोस्तों नेक्स्ट चैप्टर, जो फर्स्ट सब्जेक्ट विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉर्पोरेट इशूअर्स. अच्छा, इसको भी थोड़ा सा मैंने स्टार्ट कर दिया था जी हाँ, इसको स्टार्ट किया था, मैं भूल गया. आप बताइए आपके लेक्चर में, क्योंकि मैं लेक्चर 3-4 ले चुका हूँ, आपने किया हुआ ये कॉर्पोरेट इशूअर्स? जी हाँ सर, एक्चुअली मैं संडे को आ नहीं पाई थी, तो मेरा मिस हो गया था. ओके, कोई बात नहीं, क्योंकि ठीक है. शुभम, आप बैठे हुए ना मेरे सामने? यस सर. अच्छा, कीर्ति आप भी हैं क्या? दिस इज माय फर्स्ट क्लास सर. कोई बात नहीं. कीर्ति, आप बैठे हुए हैं? यस सर. अच्छा, आप नोट कर रहे हैं अभी? ग्रेट. मैंने अभी क्या किया, थोड़ा सा 5-10 मिनट में ही थोड़ा सा पूरे घंटे की बात बता दी है. लेक्चर के बाद बात करूंगा. अभी आप पहले इसको चेक करिए. माय फर्स्ट सब्जेक्ट आउट ऑफ दोस 10 सब्जेक्ट्स फॉर 2024 एंड नवंबर 2023 is corporate issuers, which is also named as corporate finance. अब एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी मेरे लेक्चर करें, आप स्कूल गोइंग स्टूडेंट बन जाएं. आपको लिखना है. ये नहीं सोचना कि अमेरिकन कोर्स है, हम नहीं लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप है, एमसीक्यू है. एमसीक्यू ज्यादा डिफिकल्ट होता है. तो आप सभी को नोट डाउन जरूर करना है, एज इफ कि आप स्कूल के बच्चे हो. तो आइए जी, ऊपर मैंने लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं इशूअर्स. सभी लिखेंगे. अटेंड किया तब भी, नहीं किया तब भी. आप यू हैव टू राइट इट डाउन, थोड़ा सा ज्यादा समझ आएगा. मैंने हेडिंग लिख दिया कॉर्पोरेट इशूअर्स एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ देयर आर 4 रीडिंग्स. इस सब्जेक्ट में कुछ लर्निंग आउटकम्स होंगे, कुछ रीडिंग होंगी. एवरी सब्जेक्ट विल कंटेन सम चैप्टर्स, और उसके कुछ कंसेप्ट्स होंगे. तो इस सब्जेक्ट में, ये सब्जेक्ट है, दिस इज सब्जेक्ट. अब एक बच्चा लिख ही नहीं रहा, उसको नींद आ रही है, वो मोबाइल फोन देख रहा है, अभी उसके थप्पड़ मारूंगा मैं. ये दिस इज अ सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट इशूअर्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस. इसमें देयर आर 4 रीडिंग्स का मतलब, मान लीजिए हमारे इंडिया में बोलते हैं इसको चैप्टर्स. अच्छा, रीडिंग में कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं, हमारे इंडिया में बोलते हैं कंसेप्ट्स हैं, LOS. तो आई विल बी टेलिंग यू ऑल दैट. तो पहला फर्स्ट बॉक्स जो हम प्रिपेयर करेंगे दोस्तों, उसका नाम है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी. बिकॉज आई एम डूइंग कॉर्पोरेट फाइनेंस, आई शुड बी अवेयर ऑफ what I mean by corporate entity, what are the structure in which I can start a business.
मुझे चाय की दुकान खोलनी है, तो क्या मुझे प्रोप्राइटरशिप में जाना है, पार्टनरशिप में जाना है, एलएलपी में जाना है, कॉर्पोरेट में जाना है? तो पहली बात आपको मालूम होना चाहिए कि सिप्ला अगर कॉर्पोरेट एंटिटी है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ दैट? तो द फर्स्ट बॉक्स जो आप लिख रहे हैं उसका नाम है फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। अच्छा, बॉक्स के अंदर जो लिखा भी देख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा बॉक्स, उसमें मैं 3 बिग क्वेश्चंस देने वाला हूं। अच्छा, उसके बाद आई विल बी गिविंग these आंसर्स। ये 3 बॉक्स और बनाएंगे। तो चलिए ऊपर से शुरू करते हैं। पहले तो कॉर्पोरेट एंटिटी इज आर्टिफिशियल पर्सन। तोशिका आप बताओ कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ नेचुरल पर्सन एंड आर्टिफिशियल पर्सन? सर नेचुरल पर्सन नेचुरली क्रिएटेड बाय गॉड होता है, आर्टिफिशियल पर्सन हम क्रिएट करते हैं। ग्रेट ग्रेट। कैन यू गिव मी एनी रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ आर्टिफिशियल पर्सन्स? सर जैसे जो भी कंपनीज होती हैं, पार्टनरशिप्स होती हैं, वो सारी आर्टिफिशियल होती है क्योंकि उनको हम क्रिएट करते हैं। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो आप ये बताइए कि आपने नाम सुना होगा मोहनलाल एंड सन्स, है ना? मोहनलाल एंड सन्स पार्टनरशिप फर्म है। एंड यू हैव लिसन नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड कुछ भी। तो मैंने इसमें एक एग्जांपल दिया कॉर्पोरेट एंटिटी का और एक एग्जांपल दिया पार्टनरशिप फर्म का। तो अभी मैं आपसे पूछूंगा, चलिए कोई बात नहीं। फर्स्ट पहले आप बॉक्स में सब बच्चे लिखेंगे कॉर्पोरेट एंटिटी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आप सभी ने देखा होगा एक केस था सोलोमन वर्सेस सोलोमन, लीज वर्सेस लीज एयर फार्मिंग, उसको डिस्कस करेंगे। इट हैज सम फीचर्स। कौन सा बच्चा बताएगा कि ये पहला फीचर मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया? SLE। क्या लिख दिया ये SLE? जल्दी से बताइए। सिंगल लीगल एंटिटी। सिंगल नहीं, सेपरेट लीगल एंटिटी। लिख लीजिए, सेपरेट लीगल एंटिटी। नेरोलैक पेंट्स, एप्पल कंप्यूटर्स, कोका कोला, पेप्सी, मैकडॉनल्ड्स, ये सभी कॉर्पोरेट एंटिटीज हैं। इन सभी की सेपरेट लीगल एंटिटी है। इनके पास परपेचुअल सक्सेशन है। दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स। They can be traded in New York Stock Exchange. They have to fulfill the Security Exchange Commission regulations. देखेंगे, पहला लिखिए सेपरेट लीगल एंटिटी। सेकंड क्या है? परपेचुअल सक्सेशन। जैसे आत्मा का जन्म नहीं होता और मृत्यु भी नहीं होती, भगवान कृष्ण ने बोला अर्जुन को। परपेचुअल हमेशा रहता है। कॉर्पोरेट एंटिटी विल ऑलवेज बी देयर। मुकेश अंबानी अलग है, रिलायंस इंडस्ट्रीज अलग है। कॉमन सील, लिमिटेड लायबिलिटी। एक बच्चा नहीं लिख रहा, अभी मैं देखूंगा जी, कैमरा ऑन करवा के सबका देखूंगा। शेयर्स, दे आर लिमिटेड बाय शेयर्स। फीचर्स और भी हो सकते हैं, जगह नहीं थी, मैंने ये लिख दिया। पहले बताओ, सभी ने कॉर्पोरेट के बारे में लिखा है, उस टेबल को बनाया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। पूरा पेज कंजूसी नहीं करनी, फुल पेज आई विल बी गिविंग फॉर कॉर्पोरेट इश्यूज फ्लो चार्ट सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया कि ऑल दीज रीडिंग्स आर इंटररिलेटेड एंड व्हिच रीडिंग आई हैव टू डू फर्स्ट। सो फॉर कॉर्पोरेट इश्यूज देयर आर 3 क्वेश्चंस व्हिच आई हैव टू आंसर। 3 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। देन आई एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट कैन डू द प्रॉपर एनालिसिस। 3 क्वेश्चंस हैं। पहला, What are different types of business structures? जो अभी ऐड हुआ CFA के करिकुलम में। एंड बिजनेस मॉडल्स। मैं आज आपसे बिजनेस मॉडल्स की बात करूंगा। जोमेटो का बिजनेस मॉडल पूछूंगा, ओला का बिजनेस मॉडल पूछूंगा। मैं आज आपसे उबर का बिजनेस मॉडल पूछने वाला हूं, पेटीएम का बिजनेस मॉडल पूछूंगा। बिकॉज इफ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दिस, यू कैन डायरेक्टली रिलेट द थिंग्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स? आप सब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख रहे हैं। इफ यू कैन आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, अगर आप मेरे ये 3 क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे तो यू कैन एनालाइज द थिंग्स प्रॉपर्ली। एंड आई वांट टू एनालाइज इट। I want to become a chartered financial analyst. I want to do corporate issues. I want to go for corporate finance. तो पहली बात मुझे पता होना चाहिए कि अलग अलग किस किस तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जिससे मैं अपना धंधो I can start my business, you know. And what are the different types of models?
what are the different types of models? Second question is what is corporate governance? Second है what is corporate governance? Corporate governance क्या होती है उसको भी देखेंगे. What is corporate governance? भाई एक कंपनी एक घर है ना, उसमें ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर पूरी घर को कंट्रोल करते हैं, मम्मी पापा कंट्रोल करते हैं, फिर बड़े पापा होते हैं, छोटे पापा होते हैं, बड़ी मम्मी होती है, छोटी मम्मी होती है. वी प्रिपेयर सम रूल्स, वी प्रिपेयर सम रेगुलेशंस. Similarly, in a corporate entity, in order to regulate that, we have different types of committees. We have board of directors, we have audit committee, we have finance committee, we have different types of committees. So question number 2 is, what is corporate governance? आप सब लिख रहे हैं या खाली बैठे हैं? लिख रहे हैं सर. चाँद लिख रहा हूँ सर. शुभम, Yes, sir. कीर्ति. यस सर. तो 3 क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर डिफरेंट कंपोनेंट्स. अब ये देखिए, दीज आर एलओएस. ये एलओएस ए है, ये एलओएस बी है और ये एलओएस सी है. मैंने उसको रिलेट कर दिए 3 क्वेश्चंस में कि आपको समझ तो आए यार कॉर्पोरेट फाइनेंस कर क्यों रहे हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट. थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट डिसीजंस. डिसीजंस क्या होती है आप बताइए. आप फैमिली में कार लेना, यू वांट टू बाय अ मोटर कार, इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन. अच्छा, यू वांट टू बाय वेजिटेबल्स, तो आप बताओ जिया, वेजिटेबल्स बाय करना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन है जो आप फैमिली में लेते हैं? सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Great. Similarly, a corporate entity takes different types of decisions. So what are those types of decisions? That is my question number 3. And to answer these 3 questions, इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए हम 3 आंसर्स लिख रहे हैं. आंसर 1, आंसर 2, आंसर 3. पहला क्वेश्चन पता कौन सा है? What are the different types of business structures? इसके आंसर के लिए मैंने नेक्स्ट पेज में लिखा, फर्स्ट आंसर लिख रहा हूं, बिजनेस स्ट्रक्चर्स हमें डिस्कस करना है. आज के लेक्चर में यही डिस्कस करने वाले हैं. सेकंड इज, तो आपने पेज में आंसर 1 में नीचे लाइन डालकर लिखना है बिजनेस स्ट्रक्चर्स. फिर लिखना है पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज. उसके बाद लिखना है फाइनेंशियल क्लेम्स. फाइनेंशियल क्लेम्स में लिख देंगे इक्विटी एंड डेट. आप सब लिख रहे हैं, कमर सीधी करके बैठे हुए. प्लीज देखिए, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप इसको नॉर्मल लेक्चर मत मानना, मैं बता रहा हूं आपको. बिजनेस स्ट्रक्चर, आंसर नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड मॉडल्स. सो फॉर दैट आंसर नंबर 1 इज व्हाट आई मीन बाय बिजनेस स्ट्रक्चर्स. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स आर देयर? पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज. शुभम लिखना भैया. What are the different types of financial claims? तो इन तीनों को तो आज ही डिस्कस करने वाले हैं. बिजनेस स्ट्रक्चर्स, पब्लिक एंड फाइनेंशियल क्लेम्स. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल्स एंड रिस्क्स. तो बेटा इसको समझाने के लिए मुझे जोमेटो, ओला, उबर, पेटीएम, भीम ऐप, इन सभी का एग्जांपल लेना पड़ेगा सो दैट यू कैन रिलेट इट विद रियल लाइफ. तो मैंने नीचे लिखा मैकडॉनल्ड्स, जोमेटो, कोका कोला, ऑल दीज आई विल बी टेकिंग इनटू अकाउंट. तो आप लिखेंगे नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ बिजनेस मॉडल्स एंड बिजनेस रिस्क. क्या आंसर नंबर 1 सभी ने लिख लिया? जिया आपने लिख लिया, कीर्ति आपने लिख लिया, यस सर. शुभम आपने लिखा, अनुराग, Yes, sir. आकाश. ठीक है. बड़े सारे बच्चों का देखिए मैं नाम ले नहीं पा रहा, 25-30 बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं, इसलिए आप बस लिखते रहें. अभी मैं आपसे डिस्कस करूंगा, अभी आपको देखूंगा. पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाएं, एक बार दोबारा देख लें. सेकंड क्वेश्चन था कॉर्पोरेट फाइनेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है. एनरॉन की बातें करेंगे, लेमैन ब्रदर्स की बातें करेंगे, किंगफिशर एयरलाइन की बातें करेंगे, सत्यम कंप्यूटर की बातें करेंगे. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जन्म हुआ. तो व्हेन आई से कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इट मींस टू गवर्न दैट आर्टिफिशियल पर्सन. व्हाट आर द डिफरेंट कमिटीज इन्वॉल्वड इन दैट. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस
स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट आंसर 2 लिख रहे हैं, आंसर 2 में लिख रहे हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लिख रहे हैं, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट लिख रहे हैं. You will be writing down principal agent relationship, board of directors, types of committees, audit committee, this committee, that committee, सब डिस्कस करने वाले हैं. तो आप सभी इस समय का आंसर 2 लिख रहे हैं जी. आंसर 2 के बाद आपको केस स्टडीज लिखनी है. एक बच्चा केस स्टडी के नाम ही नहीं लिख रहा. एनरॉन लिखना है, लेमैन ब्रदर लिखना है, यस बैंक लिखना है. आपको पता है यस बैंक में अभी कुछ 1-2 साल पहले कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ था. आपको मालूम है? वेदर यू आर अवेयर ऑफ दैट? कीर्ति, कीर्ति, Yes, sir. यस बैंक में अभी कुछ घपला हुआ था. वेदर यू आर अवेयर ऑफ दैट और नॉट? No, sir. ठीक है, कोई बात नहीं. क्वेश्चन नंबर 3, what are the different types of corporate decisions? So this will be my answer number 3. So answer 3 लिख रहे हैं जी. First decision will be, one will be capital expenditure decisions. जैसे आपने CFA ज्वाइन किया तो it is a capital expenditure decision. तो आप लिख रहे हैं capital investment decision or expenditure decision or long term investment decision. Second is revenue expenditure, revenue expenditure, capital expenditure, working capital and liquidity. थर्ड लिख रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर. अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने डेट इक्विटी रेशो का नाम कभी सुना हुआ है? डेट इक्विटी रेशो, डेट इक्विटी रेशो. तोशिका, आपने सुना हुआ है? ताशिका, यस सर. क्या होता है ये डेट इक्विटी रेशो? क्या होता है मैडम? सर जब हम एक रेशियो निकालते हैं कि कंपनी के पास कितनी डेट है और उसमें से कितनी हमारी इक्विटी है. ठीक है, ठीक है, बढ़िया. तो डेट इक्विटी कुछ मालूम है आपको? हाउ मच शुड बी द नॉर्म? एक स्टैंडर्ड नॉर्म क्या होना चाहिए जो आपने पढ़ा था कहीं पे? कुछ आइडिया? रेशियो 1. हाँ जी सर 2:1. गुड, good. 2:1. Capital structure, third reading we will be doing. And then last is cost of capital. Cost of capital. अब ये सिंबल्स लिखे हुए हैं. अब एक बच्चे को सिंबल समझ नहीं आ रहा होगा तो लिखूंगा ही नहीं, वो बेवकूफ है, नहीं लिखेगा. तो cost of equity, cost of preference shares, cost of debt and weighted cost and measures of leverage. 3 leverages हैं रिस्क को कैलकुलेट करने के लिए. ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज and combined leverage. Operating, financial and combined. Operating, financial and combined. I think आप सभी मेरे साथ हैं और आप सभी मोबाइल फोन इस समय स्क्रॉल करके बार बार व्हाट्सएप नहीं देख रहे. ईमानदारी से यू आर राइटिंग डाउन ऑल दीज कंसेप्ट्स. नाउ दिस इज कॉर्पोरेट इशूअर्स व्हिच वी विल बी डूइंग. ये है जी सब्जेक्ट कॉर्पोरेट इशूअर्स सीएफए लेवल 1 में. अच्छा, लेवल 2 में भी यही सब्जेक्ट है, लेवल 3 में भी यही है. तो अभी से फाउंडेशन स्ट्रांग होनी चाहिए. तो इसके लिए मैं आज सबसे पहली बात, पहला क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स. आपने ना कहीं ये बिजनेस स्टडीज में पहले भी पढ़ा हुआ है, बीकॉम में, स्कूलिंग में. तो बड़ा अच्छा है. एंड दिस इज द लेटेस्ट एडिशन जो अभी अभी करिकुलम में चेंज हुआ कि स्ट्रक्चर्स कितने हैं. जब मैंने पढ़ा था तो नहीं था, अभी अभी उन्होंने ऐड कर दिया. So these are the 10 subjects. Just have a look on this. ये 10 सब्जेक्ट है जो अभी हमने देखे. एथिक्स है, क्वांट है, इकोनॉमिक्स है, फाइनेंशियल एंड स्टेटमेंट एनालिसिस है, कॉर्पोरेट इशूअर्स अभी हम कर रहे हैं. ठीक है, ये स्टार्ट कर दिया है. फिर इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है जो हमने डिवाइड किए थे AIM में. ठीक है सर, तो आपने सबने मेरी बात को सुनना है और मेरे आंसर भी देने हैं. नाउ व्हेन आई वांट टू से बिजनेस स्ट्रक्चर, because you want to analyze the finance of a structure of a business. आप मुझे बताइए जी कि बिजनेस को चलाने के लिए, धंधे को चलाने के लिए, if I use the word हिंदी वर्ड धंधा और if I use a business word business includes commerce, business include manufacturing, business include trading activity. I think ये सबने पढ़ा हुआ है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉमर्स.
बट इन सीएफए यू नो, जब हम सीएफए में कर रहे हैं, आपको उसके पर्टिकुलर एलओएस की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, उन्होंने क्या कौन से वर्ड में ज्यादा एम्फसाइज किया है। अच्छा आप ये बताओ, इफ आई वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, रामलाल वांट टू स्टार्ट अ बिजनेस, व्हाट आर द डिफरेंट ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर रामलाल अपना धंधा शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले उसके पास क्या ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, 2, आप बताइए ना, आपने अपना स्टार्टअप शुरू करना है तो क्या सीधा स्टार्टअप आप कंपनी फॉर्म में बनाएंगे, या आप अपना स्टार्टअप पहले इंडिविजुअल फॉर्म में बनाएंगे, फिर पार्टनरशिप में बनाएंगे, फिर धीरे धीरे बड़ा हो गया तो उसके बाद आप कॉर्पोरेट एंटिटी में जाएंगे, या स्टार्टिंग में जितने एमबीएस के बच्चे होते हैं, जो आईआईटी बच्चे हैं, यू नो, व्हेन दे स्टार्ट देयर स्टार्टअप, तो क्या लगता है, whether they start directly from corporate entity or they start from the beginning, from the scratch, from the individual, from the sole proprietorship point of view, कौन सा बच्चा आंसर देगा? चाहत आप बताओ, आप बताओ जी। सर स्टार्टिंग फ्रॉम इंडिविजुअल। वेरी राइट। जब भी कोई कंपनी के स्टार्टअप्स होते हैं, पेटीएम की बात कर लेते हैं, आज जाकर चेक करना पेटीएम, आप जाकर चेक करना जोमेटो, आज आप जाकर चेक करना स्विगी, कोई भी बिजनेस मॉडल को आप जो जानते हैं, व्हेनेवर जब भी स्टार्ट हुआ तो आपके यू नो यू हैव ए आइडिया, और उस आइडिया से आपने पहले ऑप्शन 1 में एज ए इंडिविजुअल स्टार्ट किया, उसको हम जनरली बोलते हैं एज पर सीएफए, आई विल नेम इट एज सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। वेदर इट इज गुड और नॉट वो एक अलग एस्पेक्ट है, बट फर्स्टली वी आर वांट टू फाइंड आउट दैट व्हाट आर द ऑप्शंस। नाउ देयर आर 4 ऑप्शंस। अच्छा जब धंधा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, तो आपको क्या लगता है कि भाई काम बढ़ गया, एक्टिविटीज करने के लिए कोई साथी होना चाहिए, तो यू स्टार्ट विद अ न्यू कंसेप्ट नेम्ड एज पार्टनरशिप। ये आप सबने अकाउंट्स में भी किया हुआ है, पार्टनरशिप। अच्छा पार्टनरशिप में 2 तरह की हो सकती है दोस्तों, वी कैन हैव 2 टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एज पर सीएफए इंस्टीट्यूट ऑल्सो एंड एज पर लीगल लॉज ऑल्सो। वन इज अनलिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड सेकंड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। कितने बच्चों ने नाम सुना है अनलिमिटेड एंड लिमिटेड? जिया आपने सुना हुआ है अनलिमिटेड एंड लिमिटेड? यस सर। क्या होता है जिया, अनलिमिटेड का मतलब क्या होता है और लिमिटेड क्या होता है जिया? सर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब फॉर अ सर्टेन टाइम पीरियड हम वो पार्टनरशिप क्रिएट करते हैं, इसलिए लायबिलिटी लिमिटेड है। ठीक है ठीक है, और क्या और लगता सर है? अनलिमिटेड, ठीक बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, बोलिए। अनलिमिटेड की काफी मतलब इन्फिनिट टाइम तक जाएगा, इसलिए अनलिमिटेड। ग्रेट ग्रेट, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहे? शुभम आप ऐड करना चाहोगे कुछ जो जिया ने बोला? अभी उन्होंने कहा कि अनलिमिटेड का मतलब ये होता है, लिमिटेड का मतलब ये होता है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से अनलिमिटेड पार्टनरशिप क्या होती होगी और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती होगी? सर अनलिमिटेड पार्टनरशिप में सर मोर पार्टनर्स होते हैं। अच्छा शायद पता नहीं है सर मुझे। कोई बात नहीं, जो आपके मन में आ रहा है आपने बोलना है, गलत ठीक बोलते जा रहा है, बोलो। और लिमिटेड में? और सर लिमिटेड पार्टनरशिप सर एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पार्टनर्स होते हैं शायद। अच्छा ठीक है। मानसी आपने ज्वाइन किया हुआ है क्या? मानसी? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है जी, आपने अपनी बातें रखी, अच्छी बात है। वैसे आप दोनों का आंसर जो आपने बताया, जिया आपने जो बताया और जो शुभम ने बताया, दोनों ने गलत बताया, लेकिन मैं अभी आपको रेक्टिफाई करके बताऊंगा कि हम किस एस्पेक्ट में देखेंगे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, अभी देखेंगे। लेकिन आपने कोशिश की है, इसके लिए मैं क्लैप कर रहा हूं। आप सभी ने शेयर किया, ठीक है जी, ठीक है। तो आप सभी पहले फर्स्ट पॉइंट, आप सब बच्चे आज के इस लेक्चर की कहानी को शुरू करने से पहले, मेरे हिसाब से लेक्चर अब स्टार्ट हो रहा है जी। अभी तक तो मैंने रिवीजन बताई थी पिछले 2-3 लेक्चर्स की, ट्रेलर दिया था। आप सभी you will be writing down first reading, that is business structures and ownership। रीडिंग का नाम है कॉर्पोरेट इशूअर्स, सीएफए लेवल 1 यूएसए, नवंबर 23 और 24 के लिए। बिजनेस स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप में 3 कंसेप्ट्स आपको आने चाहिए, सीधी सी बात। ये चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट इशूअर्स, ये चैप्टर 1 है जी, ऐसा मान लीजिए। ये कंसेप्ट 1 आना चाहिए आपको, और जो भी वर्डिंग यूज किए सीएफए इंस्टीट्यूट ने, हम उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या कंसेप्ट 1 है, लिखेंगे कंपेयर बिजनेस स्ट्रक्चर्स, मतलब आपको अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करना है।
एंड कंपेयर की फीचर्स, और इनके फीचर्स को डिस्कस करना है। जैसे मैं कहता हूं छोले भटूरे, मसाला डोसा, दही भल्ला, हल्दीराम गए आप, आपके पास अलग अलग खाने का सामान है, आपके मन में उसके अलग अलग फीचर्स आ जाते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ छोले भटूरे, तो आपको क्या लगता है छोले भटूरे के फीचर्स क्या आपको मालूम है? चने होंगे, चटनी होगी, हरी मिर्च होगी, ओनियन होगा, ये होगा। इसी तरह से सभी बिजनेस स्ट्रक्चर्स के फीचर्स हैं। तो कहते हैं कि कंपेयर करके बताओ, और इसके ऊपर वो एमसीक्यू पूछने वाले हैं लेवल 1 में। ठीक है सर, करेंगे। क्या सभी ने कंसेप्ट 1 लिख लिया? अभी एक भी बच्चा बोल ही नहीं रहा, बोलो। Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। चुप नहीं बैठ रहा, पहले बता रहा हूं मैं, आप सो जाओगे। पानी की बोतल साथ रखना, पानी के लिए भी नहीं उठ रहा अभी आपने। कंसेप्ट 2 देखो, कंपेयर पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। अभी इंडिया में भी होती हैं, बट हमने इसको यूएसए के लॉ से पढ़ना है, बिकॉज हम कर रहे हैं सीएफए यूएसए। सो वी विल सी फ्रॉम यूएसए रेगुलेटरी पॉइंट ऑफ व्यू, Security Exchange Commission point of view, that what I mean by public company as per USA in India, in USA, and what I mean by private companies, what are the difference between that, and then I will compare it. तो इसको second concept रखें, compare public and private companies. Third is, what are the different sources of a corporate entity? उसको बोलते हैं financial claims, मतलब equity shares, उसके फीचर्स बताओ, डिबेंचर्स उसके फीचर्स बताओ। तो आपको उनके फीचर्स भी बताने हैं। बस बेटा ये एक ही चैप्टर है, इसके 3 कंसेप्ट्स हैं, आपको ये 3 कंसेप्ट्स करने हैं। फिर हम स्क्वाइजर से क्वेश्चंस करेंगे, करिकुलम से करेंगे, और फिर चेक करेंगे कि हमारी नॉलेज कितनी ठीक है। तो पहली बात, आप सब मेरे लेक्चर को सुनकर नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। दूसरा स्टेप, स्क्वाइजर आज मैं दिखाऊंगा, अभी दिखाऊंगा स्क्वाइजर के क्वेश्चंस करेंगे, मैं अपने सामने कराऊंगा। तीसरी बात, करिकुलम के कुछ मैं कराऊंगा, कुछ आप करेंगे। ठीक है सर, क्या आप सबको राहत ये बात समझ आ गई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है भाई। Now please tell me whether you have written these 3 concepts. Yes, sir. Concept 1, concept 2, concept 3. So let me start with concept 1. मेरी कहानी शुरू होती है अब। प्रोड्यूस बाय लिखा आ गया, मूवी स्टार्ट है। अभी तक जो भी कुछ था, कास्टिंग थी, मैंने उसमें लिखा था इंट्रोड्यूसिंग आलिया भट्ट, तो मैंने ऊपर लिखा सर बिजनेस स्ट्रक्चर्स। अभी इनमें वी हैव डिस्कस्ड दैट देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब होने को बड़े सारे हो सकते हैं सर, मुझे पढ़ना है फ्रॉम अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव टू रीड इट फ्रॉम सीएफए करिकुलम पॉइंट ऑफ व्यू। So as per them there are 4 types of structures. तो आप फर्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, खाली नहीं बैठेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, लिखना है, लिखेंगे तो ज्यादा बातें समझ आएंगी। फर्स्ट पार्ट इज बिजनेस स्ट्रक्चर्स। फॉलोइंग कैन बी डिफरेंट फॉर्म्स इन विच आई कैन स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। मैं अपना धंधा, आई वांट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, तो मैं 4 तरीकों से I can start my new business. आप सब लिख रहे हैं, कीर्ति लिख रही है, शुभम लिख रहे हैं, सब बच्चे लिख रहे हैं, पूर्वी लिख रही है, सौरभ लिख रहा है, आकाश लिख रहा है, सब लिख रहे हैं। Yes, sir. Following can be different types of forms. A new business can be set up. 4 forms हैं जी, as per CFA Institute, as per this reading, as per this concept. हमें 4 ही समझनी है, हमें और इंडियन लॉ की बातें नहीं करनी। First is individual. As per USA, as per CFA Institute, the first form in which you want to start a business, आप जब अपना धंधा शुरू करेंगे, तो you will be starting it as a sole proprietorship firm or as an individual. Second is 1 और 1 11, 2 व्यक्ति हैं। यहां पर अकेला है, तू अकेला था, अकेला है, अकेला ही रहेगा। 1 और 1 11, लेकिन 11 यहां पे भी है, 11 यहां पे भी है, लेकिन ये 11 अलग है और ये 11 अलग है। अभी बताऊंगा। इसका नाम है जनरल पार्टनरशिप फॉर्म। एज पर यूएसए, सीएफए यूएसए, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी ऑफ 2 टाइप्स। एक तो हो सकती है जनरल, जो आप सोच रहे हो, जो आपने गार्नर वर्सेस मरे का केस किया था डिसोल्यूशन में। इनसॉल्वेंसी अगर एक फर्म की हो जाती है,
if there is an insolvency of a firm, then other solvent partners are liable to submit, to create, to contribute something. I think you must have heard about Garner versus Murray. सभी ने सुना होगा. कीर्ति, आपने सुना गार्नर वर्सेस मरे? कीर्ति, Yes, sir. गार्नर वर्सेस मरे का नाम सुना है कभी जिंदगी में? नहीं सर. अच्छा, आपने जिया, आपने सुना है कभी गार्नर वर्सेस मरे? No, sir. अरे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर के फॉर्म में था ये लो. चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, सुनो दो. फर्स्ट इज इंडिविजुअल और सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म. सेकंड इज जनरल पार्टनरशिप फॉर्म. थर्ड इज थर्ड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म. ये भी पार्टनरशिप फॉर्म है. ऊपर वाली मान के चलिए अनलिमिटेड है और नीचे वाली मान लीजिए लिमिटेड है. ऊपर वाली है अनलिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म, नीचे वाली है लिमिटेड पार्टनरशिप फॉर्म. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीएफए लेवल 1 एमसीक्यूज. और बेटे लास्ट, हे राम, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली है, बिकॉज वी विल बी डूइंग, हम जो कर रहे हैं उसका नाम है कॉर्पोरेट इशूअर्स. आई विल बी फोकसिंग टुवर्ड्स corporate entity. मैं सिप्ला की बातें करूंगा. सिप्ला is a corporate entity. McDonald's is a corporate entity. Nerolac Paint is a corporate entity. Apollo Tyre is a corporate entity. So there are 4 types of entities. काशिका, आप बताओ कौन से, देखना नहीं है, आप बताओ कौन से 4 स्ट्रक्चर्स होते हैं as per which we can start a business. जल्दी से. Sir, sole proprietorship, partnership, limited liability partnership and corporate entity. ठीक है, बहुत बढ़िया. सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड कॉर्पोरेट एंटिटी. आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस जो आने वाले हैं कॉर्पोरेट एंटिटी के आएंगे. अभी वी आर डूइंग कंसेप्ट नंबर 1. चलिए जी, बहुत ही बढ़िया बात आप बता रहे हैं. सेकंड पॉइंट आप सब लिख रहे हैं बिकॉज हमारे को लर्निंग आउटकम ए में क्या डिस्कस करना है, ये देखिए, ये है लर्निंग आउटकम ए. दिस इज लर्निंग आउटकम ए. कंपेयर बिजनेस स्ट्रक्चर्स. पहले मैं स्ट्रक्चर्स तो बताऊं एंड कंपेयर key features of corporate issuers. Second point आप सब लिख रहे हैं, friends, in order to compare or in order to find out the difference between business structures, please think from the point of view of, बस 4 पॉइंट से सोचना है. Now there can be huge number of differences as per you, as per Indian laws. We are not concerned with Indian laws. As per CFA USA, I will be thinking from 4 point of view, 4 schools of thought in order to find out the difference. One is the legal entity. The second is the taxation part. The third is the operation of the activities. The fourth is the ownership. तो मैंने वो नीचे लिखा है, आपको 4 पॉइंट से देखने और आप सब लिख रहे हैं. ऊपर देखिए, मैंने यहाँ पे स्क्रॉल कर रहा हूँ. फ्रेंड्स, दोस्तों, in order to see the difference between business structures, please think from the point of view of, first is legal relationship. मतलब उस धंधे की और उस लाला जी की और उस दुकान की क्या रिलेशनशिप, और उन पार्टनर्स की और इस धंधे की क्या रिलेशनशिप है, और मुकेश अंबानी की और रिलायंस जियो की क्या रिलेशनशिप है. So I want to find out the legal relationship. I will firstly distinguish from the point of view of legal relationship, and the second is I will be relating it from the point of view of operation of activities, that whether Ambani will be doing activities for Reliance Jio, or he will be appointing CEOs, or he will be appointing CFOs, or he will be appointing managers. आप बताइए, क्या मुकेश अंबानी रिलायंस डिजिटल के सारे शोरूम में जाकर अपने आप सब करता है या लोगों को उसने अपॉइंट कर लिया? लोगों को अपॉइंट करा सर. And now okay, now those persons are named as management. They can be directors, they can be managers, they can be CFOs, they can be production managers, they can be store managers, they can be employees. So we will see from the point of view of activities. And third is liability. Liability के point of view से देखेंगे. Fourth is tax and treatment के point से देखेंगे. सभी बच्चे लिख रहे हैं, मैं फिर रिपीट करता हूं.
आप नहीं लिखेंगे तो समझ कम आएगा। आप प्लीज लिखिए। आप यू हैव टू सी स्ट्रक्चर्स। बस आज के बाद सीधा क्वेश्चंस करने हैं, फिर आपको करिकुलम नहीं पढ़ना, स्क्वाजर भी नहीं पढ़ना। मेरे लेक्चर के बाद सबसे पहली बात आप स्क्वाजर के क्वेश्चंस करेंगे, करिकुलम के करेंगे, फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस नहीं होंगे क्या करना है बताऊंगा। आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं बस, बार बार और बाकी स्टडी कुछ नहीं पढ़ना है। चलिए जी, 4 पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कोई बच्चा बताना चाहेगा कि इफ आई सी दीज आर द 4 स्ट्रक्चर्स, तो लीगल रिलेशनशिप क्या समझ आती है? मैं कहता हूँ ये सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, दिस इज जनरल पार्टनरशिप फॉर्म, दिस इज LLP एंड दिस इज कॉर्पोरेट एंटिटी। तो क्या लगता है इसकी लीगल रिलेशनशिप क्या होती होगी? पार्टनरशिप जनरल में क्या होती होगी, लिमिटेड लायबिलिटी में क्या होती होगी, और कॉर्पोरेट एंटिटी में क्या होती होगी? कोई भी बच्चा बताना चाहे प्लीज। सोल में, पार्टनरशिप जनरल में, लिमिटेड लायबिलिटी में, कॉर्पोरेट एंटिटी। आपको बताना है 4 एस्पेक्ट में। एक लीगल रिलेशनशिप, दूसरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज, तीसरा टैक्स ट्रीटमेंट, एंड फोर्थ क्या था जी? फोर्थ क्या था? अब बताएंगे नहीं आप। फोर्थ क्या था? ओनरशिप लायबिलिटी, कंपनी को लायबिलिटी। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, बीच में नहीं बोलना हमने। लीगल रिलेशनशिप, पहली बात हम कर रहे हैं लीगल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और उस बिजनेस स्ट्रक्चर में क्या रिलेशनशिप है। एनीवन वांट्स टू से? राहत आप बताना चाहेंगे? सर सेपरेट नहीं होगा, मतलब सेम ही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, राहत ने बताया। जनरल पार्टनरशिप में बताना चाहेंगे? आप ही बताइए राहत। सर जनरल पार्टनरशिप में सेपरेट लीगल एंटिटी हो सकती है। नहीं, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में? सर इसमें भी होगी और कॉर्पोरेट एंटिटी में भी होगी। अच्छा, अब सुनिएगा। ठीक है, हमारे दोस्त ने अपनी बात शेयर की, अभी हम देखते हैं ठीक है गलत है। क्या आप तोशिका आप कुछ इस बात में कहना चाहेंगे जो इन्होंने बताया अभी राहत ने, कि भाई इसकी लीगल एंटिटी सेम होगी, इसकी डिफरेंट हो सकती है, इसकी डिफरेंट हो सकती है, इसकी डिफरेंट हो सकती है। आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या होगा लीगल रिलेशनशिप सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में? सर सेम होगी सोल प्रोप्राइटरशिप में तो। सेम मतलब? सर मतलब ओनर अपनी एंटिटी से डिफरेंट नहीं है। ठीक है, सेम है मतलब सेम एंटिटी है। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। पार्टनरशिप में, जनरल पार्टनरशिप में? पार्टनरशिप में भी सेम ही होगा, डिफरेंट नहीं हो सकता। वेरी राइट, सेम ही होगा। ठीक है, और थर्ड में लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में? सर लिमिटेड लायबिलिटी में आई थिंक जितना उसकी लायबिलिटी है उतने के लिए वो होगा लायबल। लायबिलिटी तो हम नीचे आ ही रहे हैं, अभी लायबिलिटी तो यहाँ आएंगे, ऑपरेशनल लायबिलिटी, ओनरशिप की लायबिलिटी कितनी है। अभी हमारा पॉइंट है कि जो बिजनेस है उसका और जो उसका एक्चुअली में ओनर है उसका आपस में क्या रिलेशनशिप है। जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया कि सोल प्रोप्राइटर में, और राहत ने भी ठीक बताया कि भाई दे हैव द सेम रिलेशनशिप, मतलब धंधा और बिजनेस, लाला जी और लाला जी की दुकान एक ही है। अमेरिका वाले भी यही बोलते हैं। इट मींस इट इज इंडिविजुअल, इट मींस दे डोंट हैव सेपरेट लीगल एंटिटीज, दे हैव सेम लायबिलिटी, क्योंकि सेम एंटिटी है, बिकॉज दे आर द ओनर। इसी तरह से पार्टनरशिप फर्म में भी इस बात को समझ लीजिएगा, whether it is general partnership firm or whether it is limited liability partnership firm, they don't have separate legal entity, उनकी रिलेशनशिप सेम होती है, मतलब आप उसको अलग नहीं मानते। इट इज ओनली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी दे हैव अ डिफरेंट एंटिटी। इन तीनों के केस में द लीगल रिलेशनशिप हम पार्टनर्स को ओनर मानते हैं, वो रिलेट करते हैं, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इट मींस पार्टनरशिप फर्म इज नॉट अ सेपरेट फर्म, it does not have a separate legal entity, they have the same entity as per CFA USA, और होता भी ऐसा ही है। अच्छा, दूसरी बात, आप मुझे एक चीज बताओ, ये बताना ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन करेगा प्रोप्राइटरशिप फर्म में। चलिए आप किसी दूसरे बच्चे से पूछते हैं, कीर्ति आप बताओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कौन करेगा सोल प्रोप्राइटर में, मतलब एक्टिविटीज कौन करता है, whether it is operating, whether it is investing, whether it is financial, कुछ भी।
एक्टिविटीज का मतलब समझते हैं कीर्ति? कीर्ति जी, चलो शुभम आप बताओ। शुभम, चाहत आप बता दो। सर सोल प्रोप्राइटर में द वन हु स्टार्टेड द बिजनेस उसके ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, उसके ऊपर सारे, इसका मतलब जो सोल प्रोवाइडर होगा वही सारे काम करेगा। ठीक है जी, यहाँ पर पार्टनरशिप सारे काम करेगा। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी में भी पार्टनरशिप भी पार्टनर्स ही करेंगे, बट कॉर्पोरेट एंटिटी में कौन करेगा? हु विल डू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? क्या मुकेश अंबानी करेगा या उसके नीचे जो मैनेजर्स है वो करेंगे? किसी भी सर जिनको वो अपॉइंट करेगा उनकी ड्यूटी होगी। वेरी राइट। कौन बोल रहे हैं? आपका नाम क्या है? सर चाहत। ठीक है जी। और अब आ जाइए टैक्सेशन में, टैक्स ट्रीटमेंट में। चलिए अभी थोड़ा सा पहले लिखते हैं, फिर आपसे डिस्कस करता हूं। आप कमर सीधी करके बैठ रहे हैं और बस लास्ट एक दो पॉइंट लिख रहे हैं, ध्यान से लिख रहे हैं दोस्त। वो लिखेंगे सभी, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, टेबल शोइंग डिफरेंसेस, हेडिंग लिखिए ऊपर। कीर्ति आप लिख रहे हो? कीर्ति, शुभम जी आप लिख रहे हो? यस सर। तो लिखिए ऊपर, लिखिए हेडिंग, लिखिए टेबल शोइंग डिफरेंसेस। अभी मैंने 3 लिखे हैं। आई एम नॉट रिटन द कॉर्पोरेट एंटिटी, वो तो अलग ही है, उसको तो अलग देखेंगे, बाद में देखेंगे। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड इज जनरल पार्टनरशिप, थर्ड इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज पर CFA, एज पर कॉर्पोरेट इशूअर्स। आइए, लेट्स स्टार्ट द जर्नी। सोल प्रोप्राइटरशिप, लायबिलिटी, मैंने कहा 4 पॉइंट से देखेंगे, वेदर वी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लायबिलिटी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऑपरेशंस। तो मैंने स्क्वायर देखी, करिकुलम देखा, और भी बाकी नोट्स देखे, और मैंने एक छोटा सा टेबल बना दिया। आप बस इस टेबल को अगर अच्छी तरह से बनाते हैं तो करिकुलम भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, स्क्वायर भी नहीं पढ़ना है, हम डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाएंगे। मर्जी अब आपकी है कि आप लंबा लंबा बड़ा वाला करिकुलम पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, बट अगर आप टेबल बनाएंगे तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी नीड टू रीड दैट, यू नो, बिकॉज यू आर विद द concepts. So the first point is liability. When I say a proprietorship firm, it has a unlimited liability, as you have just told me few minutes back. In case of a general partnership, again, partners have unlimited liability. पर आपको पता है पार्टनर्स में, पार्टनरशिप फर्म में एक एक्टिव पार्टनर्स होते हैं, दूसरे पैसिव पार्टनर्स होते हैं, मतलब डमी पार्टनर्स। यस सर। अच्छा, उसकी एक्टिविटीज कौन मैनेज करता है? एक्टिव पार्टनर्स। और डमी पार्टनर्स तो खाली अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। अब होता क्या था कि जो भी एक्टिविटी एक्टिव पार्टनर करेगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सभी की होती थी, एक्टिव की भी पैसिव की भी, इन जनरल पार्टनरशिप फॉर्म। तो बड़े सारे ना फाइनेंशियल फ्रॉड्स होने स्टार्ट हो गए। यदा यदा धर्मस्य ग्लानि भवति, जब जब धर्म की हानि हुई, कुछ नई चीज आ गई, तो एक नया कंसेप्ट आ गया, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। इस पार्टनरशिप फर्म में ओनली एक्टिव पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, पैसिव पार्टनर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। तो इस नए कंसेप्ट का नाम पड़ गया लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। आप सब लिख रहे हैं लायबिलिटीज में, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ सोल प्रोप्राइटर, अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इन जनरल पार्टनरशिप। और अब आप देखिए LLP में मैंने क्या किया, आई हैव डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 लेवल्स, 2 पार्टनर्स। द वन इज हु आर जनरल पार्टनर्स and second is who are limited partners, active and passive. चेक करिए, एक्टिव एंड पैसिव। मैंने लिखा जी लिमिटेड लायबिलिटी में देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। कौन कौन से?
कौन सा बच्चा बताएगा? वन इज जनरल पार्टनर्स एंड द सेकंड इज लिमिटेड पार्टनर्स। समझने के लिए आप एक्टिव पार्टनर्स लिख दीजिए, पैसिव पार्टनर्स लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिए जनरल पार्टनर्स में अगर आप देखिए ध्यान से, एक बच्चा कह रहा है मुझे दिख ही नहीं रहा। किसको नहीं दिख रहा? उसके कान पे थप्पड़ मारूंगा। किसको नहीं दिख रहा भैया? जनरल पार्टनर्स ऑपरेट्स अनलिमिटेड लायबिलिटी। In case of general partnership firm, there is unlimited liability. और नीचे लिमिटेड पार्टनर्स, ये जो लिमिटेड है, ये जो लिमिटेड है, लिमिटेड है, लिमिटेड, they are only liable, they are only liable, they are only liable for the amount of capital they have invested. उन्होंने जितना मैक्सिमम अमाउंट कैपिटल का कंट्रीब्यूट किया है वो उसी अमाउंट के लिए लायबल होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो आप सभी कमर सीधी करके लायबिलिटी लिख रहे हैं। इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप टेस्टेबल एरिया है, दिस इज टेस्टेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। स्क्वेजर भरा पड़ा है, करिकुलम भरा पड़ा है, एमसीक्यूज, लर्निंग रिसोर्सेज भरे पड़े हैं ऑन दिस टॉपिक। इट इन्वॉल्व्स टू लेवल्स ऑफ पार्टनर्स, जनरल पार्टनर्स, अनलिमिटेड लायबिलिटी, limited partners up to the capital contribution. First part, क्या लगता है? ये सबको समझ आ गया लायबिलिटी? यस सर। जी आप लिख रहे हो? जी हाँ, Yes, sir. Yes, आशिका sir. आप लिख रहे हो बेटा? सब लिख रहे हैं? यस सर। ठीक है जी। अनुराग, आकाश, नवयुग, कीर्ति, शुभम, बड़े सारे बच्चों ने ज्वाइन किया है। Yes sir, yes sir. ठीक है जी। तो सेकंड पार्ट में आ जाइए। मैं देखिए फर्स्ट पार्ट तो रवि कर रहा हूं, आप सभी ने फर्स्ट पार्ट लिख दिया अगर, तो फर्स्ट इज लायबिलिटी, सेकंड इज ऑपरेशन ऑफ ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब हमें जिया बताएगी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बताओ जी। Sir, operating activities like day-to-day activities. एग्जाम्पल बताओ। So buying or selling of goods ठीक for है, मतलब जो business का होगा. ठीक है, और सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज लाइक हमें कहाँ अपना कौन से एसेट में हमें इन्वेस्ट करना है वो ऐसे. ठीक है, यू आर राइट। व्हाट अबाउट फाइनेंशियल एक्टिविटीज? सर फाइनेंशियल एक्टिविटीज की डेट इक्विटी रेशियो कितनी रखनी है. ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आप ये बताइए फॉर मैकडोनल्ड्स, आशिका आप बताओ व्हाट विल बी द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? मैकडोनल्ड्स की ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होंगी? सर जो वो अपना फूड सेल करते हैं. क्या फूड सेल करते हैं? आप कभी जाते हैं मैकडोनल्ड्स में? यस सर, जो भी क्या खाया आपने? लास्ट क्या खाया मैकडोनल्ड्स में जाकर? बर्गर. ठीक है, बर्गर। ठीक है, अब आपने बर्गर सेल परचेज को आप कौन सी एक्टिविटी बोलते हैं मैकडोनल्ड्स की? ऑपरेटिंग. ठीक है, अब आप वहां जाते हैं मैकडोनल्ड्स में, तो आप बताइए वहां पे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या नजर आती है आपको? सर जो उन्होंने मशीनरी वगैरह बाय करी हुई है. ग्रेट। जो फर्नीचर है, जो मशीनरी है, ऑल दैट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। जो उन्होंने रेंट पे वो जगह ली हुई है कनॉट प्लेस में, जहां पे भी। ठीक है। यस सर. अच्छा, आपने मैकडोनल्ड्स की कभी भूले भटके बैलेंस शीट देखी है? नो सर. अच्छा, दैट इज फ्रीली अवेलेबल। आपको पता है आजकल हर चीज फ्रीली अवेलेबल गूगल में। यस सर. तो आपको होमवर्क है सभी का। मैकडोनल्ड्स की बैलेंस शीट देखनी, वैसे मैं भी दिखाऊंगा। तो उसमें इक्विटी और डेट उन्होंने इशू किया होगा, that from how much amount they have raised from debt and how much amount they have raised from equity. Yes or no? यस सर. So Yes. that is financial activity. तो मैंने कहा जी सोल प्रोप्राइटर में कौन करेगा? मरता क्या ना करता प्रोप्राइटर ही करेगा, सब कुछ प्रोप्राइटर करने वाला है। तो आप लिखिए इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म operating, investing and financial activities will be done by proprietor only. And in case of general partners, operating, investing and financial activities will be done by partners only.
एंड इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, क्या लगता है, कोई गेस? लिमिटेड लायबिलिटी में कौन करता है वो ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल एक्टिविटीज? सर एक्टिव पार्टनर्स। बहुत ही बढ़िया, देखो एक्टिव पार्टनर्स करते हैं, मैंने लिखा नहीं है लेकिन आप यहाँ लिख दीजिए, इसके आगे ही एक्टिव पार्टनर्स करते हैं, पैसिव नहीं करते, क्योंकि एक्टिव की ही अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एक्टिव का मतलब क्या है? द पार्टनर्स हैविंग अनलिमिटेड लायबिलिटी, उसको बोलते हैं एक्टिव। ठीक है सर, बहुत ही बढ़िया, आप आंसर दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कीर्ति कहाँ चली गई पता नहीं, अनुराग, शुभम, यस सर। अभी कहाँ गायब हो गए थे? अभी बोल रहा था तो मैं, कहाँ थे आप? पानी पीने गए थे? नहीं सर, वो वीडियो चल नहीं रही थी, प्ले नहीं हो रही, दोबारा बंद करके दोबारा चलाया था। टैक्स ट्रीटमेंट, कहीं नहीं जाना किसी ने, टैक्स ट्रीटमेंट लिखो। सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म एंड अनलिमिटेड में टैक्स ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? पहले तो ये बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट? When I say I want to find out the tax is calculated. अच्छा, आप सबने लगान देखी है, मूवी लगान? यस सर। अच्छा, लगान किसके ऊपर टैक्स देते हैं? प्रॉफिट्स के ऊपर। मतलब मैकडॉनल्ड्स का जो भी प्रॉफिट होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, इट मींस मैकडॉनल्ड हैज टू पे टैक्स ऑन दैट। अच्छा, आप ये बताओ प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? एनी आइडिया? किसी को पता है प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? यहां पर क्या आती है? इनकम्स। यहां पर क्या आते हैं? एक्सपेंडिचर्स। और यहां पर क्या आते हैं? प्रॉफिट्स। एंड वी पे टैक्स ऑन दिस। लेट द प्रॉफिट बी 100 crores, $100 million, and let the tax rate be 20%. Can any one of you tell me कि यहां पर कितना टैक्स आएगा? 20 million। बोलो हाँ या ना तो बोल दो। यस सर। अच्छा, आप ये बताओ, अगर ये 20 million, if this firm is a proprietorship firm, who will pay this tax? Second point, मैंने कहा जी if this firm is a individual, मैं proprietor यहाँ ऐसे लिख रहा हूँ, individual. Second is if this firm is a partnership firm, if this is a limited liability partnership firm, and if it is a corporate entity, वैसे मैंने अभी corporate entity बताया नहीं है, फिर भी थोड़ा सा अभी मैं लिख रहा हूं, तो हम देखते हैं कौन सा बच्चा बताएगा। चलिए, कोई बताना चाहे तो प्लीज अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मुझे बताइए। चाहता आप बताओ कि $20 million का टैक्स अगर इंडिविजुअल फॉर्म हो तो कौन पे करेगा? सर जिसने स्टार्ट करा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल को पे करना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों की रिलेशनशिप एक ही है, बिकॉज बिजनेस इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। Similarly, in the case of partnership firm also, it will be paid by the partners only, because they don't have the separate relationship. But if I say it is a case of corporate entity, as we have discussed, corporate entity has a separate legal entity. तो ये जो टैक्स है कौन पे करेगा? कॉर्पोरेट एंटिटी का। 20 crores will be paid by मैकडॉनल्ड्स, अगर हम मैकडॉनल्ड्स का एग्जांपल लें, और रिलायंस जियो, अगर हम रिलायंस जियो का एग्जांपल लें, तो यहां पर लिखेंगे टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट, टैक्स ट्रीटमेंट। कहां गया? इधर आ गया। ये लिखो जी, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम। प्रॉफिट्स आर ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम ऑफ प्रोप्राइटर। आप सब ढीले तो नहीं बैठे हुए, आप कमर सीधी करके बैठे हैं या बस सो चुके हैं? देखो आंसर भी नहीं दे रहा कोई, बोलो। यस सर, बैठे हैं सर। मैं थप्पड़ कैमरे से निकल के मारना शुरू कर दूं, थप्पड़ सोचना आप। लिखो यहाँ पे, टैक्स ट्रीटमेंट, प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस आर ट्रीटेड एज पर्सनल इनकम ऑफ प्रोप्राइटर। Profits of partnership firm is treated as personal income of partners. And same, it is a case of limited liability partners. मेरे पास जगह नहीं थी, मैंने इसलिए छोड़ दिया। Profits of business are treated as personal income of partners. सर एलएलपी में बाय एक्टिव पार्टनर्स या फिर दोनों पार्टनर्स? दोनों पार्टनर्स।
अभी आ रहा हूं मैं, एक एग्जांपल देके समझाता हूं। लिमिटेड लायबिलिटी में टैक्स ट्रीटमेंट अभी लिखिए, इट इज अ पर्सनल इनकम ऑफ पार्टनर्स। वो देखते हैं किसकी कितनी होगी, उस पे आ रहे हैं, बट इट इज अ पर्सनल इनकम ऑफ पार्टनर्स। फोर्थ पॉइंट में आ जाइए, लास्ट, लीगल रिलेशनशिप में। अगर अज्यूम करते हैं प्रोप्राइटरशिप फर्म ने, प्रोप्राइटर ने कुछ एक्टिविटी की और उसको लॉस हो गया, तो लॉस वही बियर करेगा। ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेजिडुअल। जो बच गया वो सब कुछ उसी को मिलने वाला है। तो इट हैज रेजिडुअल क्लेम ओवर नेट एसेट्स, लिखेंगे पार्टनर्स हैव द रेजिडुअल क्लेम ओवर द नेट एसेट्स। Similarly, in case of limited liability partnership also, partners have residual claim over the net assets. मतलब जो बच गया सब कुछ उन्हीं को मिलेगा। यू नो दे विल बी गेटिंग। प्रोप्राइटरशिप फर्म में नेट एसेट्स का मीनिंग क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा जी नेट एसेट्स? अगर किसी ने इक्वेशन देखी है, ए इज इक्वल टू एल प्लस ई, क्या फुल फॉर्म है इसकी? ए इज इक्वल टू एल प्लस ई। कीर्ति, जी आप बताओ, ये ए इज इक्वल टू एल प्लस ई क्या देगा आपने? क्या है ये? सर एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। हाँ, क्या है इसकी इक्वेशन का नाम क्या होता है? सुना है कभी ये अकाउंटिंग इक्वेशन? यस सर। ठीक है, अब आप ये बताइए, व्हाट आई मीन बाय नेट एसेट्स एज पर दिस इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट्स एज पर दिस इक्वेशन? व्हाट डू यू मीन बाय नेट एसेट्स? when I deduct, you know, liabilities from the assets, the balancing figure will be net assets. नेट का मतलब क्या होता है? When I deduct liabilities from the assets, ये assets हैं, ये liabilities हैं, तो जो बैलेंस बच गया उसको क्या बोलते हैं? नेट एसेट्स। तो प्रोप्राइटरशिप फर्म में नेट एसेट्स जो बच जाएंगे, दैट विल बी रिलेटिंग टू ओनर। पार्टनरशिप फर्म में जो नेट एसेट्स बच जाएंगे वो पार्टनर्स को मिलेंगे। सिमिलरली इन केस ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी, जो भी कुछ बच जाएगा वो पार्टनर को मिलेगा। बट आपको लगा होगा कि अभी तक मैं कॉर्पोरेट की बात नहीं कर रहा, तो आप लिखिए जी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, टेबल खत्म हो गया जी। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो कहता टेबल खत्म हो गया। हाँ जी, टेबल कंप्लीट है जी, उठ जाओ। अब लास्ट पॉइंट बताने जा रहा हूं आज के लेक्चर का। आप सभी जी, आप अपना मेरे को रजिस्टर दिखाओ, कहाँ लिख रहे हो? कैमरा ऑन करके एक बार रजिस्टर दिखाओ। खाली रजिस्टर को आगे रखना कैमरे के, जल्दी। थोड़ा सा पीछे करो, रजिस्टर दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। मैं भी बाकी बच्चों को देख रहा हूँ। चाहत आप दिखाओ भैया अपना रजिस्टर। 15-16 बच्चे हैं, मैं सबका देखूंगा। चाहत यस सर, एक मिनट। हाँ रजिस्टर दिखाओ, दिखाओ दिखाओ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है। राहत आप दिखाओ जरा अपना रजिस्टर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। आदिति आप दिखाओ, आदिति। जी आपकी फ्रेंड का नाम क्या है? मेरे को लग रहा है मैं शायद प्रॉपर्ली प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं उनका नाम। क्या नाम है? सर कशिका। सॉरी सॉरी, मैं गलत बोल रहा था, है ना। कशिका आप भी दिखा दो प्लीज अपना एक बार रजिस्टर। कशिका, यस सर।
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी काफी अच्छे बच्चे हैं और सब के सब नोट कर रहे हैं, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप अब लिखिए सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बिकॉज देयर आर 4 स्ट्रक्चर्स, जिसमें से सबसे बेस्ट है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। उसके बड़े सारे नाम हैं, जैसे पहला नाम है कॉर्पोरेशन, दूसरा नाम है लिमिटेड कंपनी, तीसरा नाम है कॉर्पोरेट एंटिटी, अमेरिका में अलग अलग नामों से, but I want to say this is same, as in India we say it is a company, but in USA we name it as a corporation, we name it as a limited company, or we name it as a corporate entity. तीनों सेम ही है। अब इसके कुछ फीचर्स हैं, क्योंकि इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का नाम ही है कॉर्पोरेट इशूअर्स, कॉर्पोरेट फाइनेंस। तो अभी से जो भी मेरी डिस्कशन रहेगी इट विल बी फॉर कॉर्पोरेट एंटिटी। तो सबसे पहले आप उसके फीचर्स लिखेंगे, सभी बच्चे लिखेंगे। किसके ऊपर लिख रहे हैं? फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, फीचर्स ऑफ corporate entity. First is it has a separate legal entity. Second is owners. अभी अभी हमने देखा ओनर्स कौन होते हैं? अमेरिका में इक्विटी के होल्डर्स को हम कॉमन स्टॉक होल्डर्स बोलेंगे। ओनर्स और कॉमन स्टॉक होल्डर्स और इक्विटी के होल्डर्स हैव लिमिटेड लायबिलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आया हुआ टेस्टेबल एरिया। थर्ड इज ओनर्स अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आहा, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एक टॉपिक आएगा एजेंसी इशू का। ओनर्स अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट की मैनेजरियल पर्सन्स। Owners appoint board of directors and board of directors appoint key managerial personals. जैसे मुकेश अंबानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रामलाल को अपॉइंट कर रहा है, और रामलाल, अच्छा डायरेक्टर, सॉरी, यहां पर हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, कॉमन स्टॉक होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स has appointed Mukesh Ambani as a chairman of this board of directors. तो मैंने यहां पे लिख दिया, रामलाल हटा दिया जी, मुकेश अंबानी यहां पर आ गया। कहां पर बोलो ना? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुकेश अंबानी ने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट कर लिए, KMP, की मैनेजमेंट पर्सनल्स। बड़े इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसमें, आप जो लिख रहे हो। First is they have a separate legal entity. Second is owners have a limited liability. Third is equity shareholders appoint board of directors and board of directors appoint key managerial personals. It means equity shareholders principal है, ये टेस्टेबल एरिया जो बता रहा हूं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एजेंट है, की मैनेजरियल पर्सन्स एजेंट है। इट मींस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। ठीक है, वो लिख दिया, प्रिंसिपल एंड एजेंट। लिखिए एजेंसी, प्रिंसिपल एंड एजेंट इश्यूज। अ कॉर्पोरेट एंटिटी कैन रेज फंड्स through 2 sources of capital. Corporate entity can raise funds through 2 sources of capital. One is ownership capital and second is borrowers capital. पहली है जी borrowers capital, फर्स्ट है जी ओनरशिप कैपिटल, और आई कैन से इट एज ए कॉमन स्टॉक होल्डर्स, और आई कैन से इट एज ए इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड दैट टू एज डेट और बॉन्ड्स।
पहले बताओ यहां तक समझ आया? यस या नो तो बोल दो। Yes, sir. Yes, sir. कॉर्पोरेशंस कैन बी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेस्टेबल एरिया स्टार्ट हो चुका है, 10 मिनट पहले स्टार्ट हो गया था। कंपनीज एज पर यूएसए, एज पर सीएफए यूएसए, कंपनीज कैन बी ऑफ टू टाइप्स, नॉन फॉर प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। जैसे सलमान खान ने नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बनाई हुई है ह्यूमन, तो कंपनीज दो तरह की हो सकती है एज पर यूएसए, प्रॉफिट और नॉट फॉर प्रॉफिट। अच्छा, प्रॉफिट में फिर दो हो सकती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आई रिपीट, कॉर्पोरेशंस दो होती हैं, ब्रॉड कैटेगरीज, नॉट फॉर प्रॉफिट, फॉर प्रॉफिट। और जो प्रॉफिट होती है उसमें दो हो सकती हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक का मतलब है लिस्टेड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, प्राइवेट मींस नॉट लिस्टेड, अनलिस्टेड इन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो प्रॉफिट कॉर्पोरेशंस के दो पार्ट्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। आप लिख रहे हैं, लास्ट पार्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रीशियस है, आप लिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Corporations can be for profit or not for profit, and profit can be of two parts, public and private। देखिए, अगर आप ये लिखेंगे ना तो करिकुलम पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो मैंने पढ़ लिया। स्क्वेजर भी नहीं पढ़ना है आपको लेक्चर देखना है, नोट्स बनाने हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाना है। आपके पास टाइम नहीं है इतना। उसके बाद जो क्वेश्चंस इन केस यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट फर्स्ट टाइम, उसके कंसेप्ट देखेंगे हम करिकुलम से, सारे कंसेप्ट नहीं देखने। चलो जी, लास्ट पॉइंट लिखिए, कॉर्पोरेट एंटिटीज दे पे डिविडेंड। व्हेन आई से डिविडेंड, इट इज एप्रोप्रिएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिशन। कौन सा बच्चा बताएगा? ये क्या लिखा मैंने? एप्रोप्रिएशन। ये क्या लिखा मैंने? डिस्क्रिशन। व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशन एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्क्रिशन? कशिका आप बताओगे? डिविडेंड इज एन एप्रोप्रिएशन और इट इज अ डिस्क्रिशन। सर एप्रोप्रिएशन ऐसे हो सकता है कि हमारा जितना प्रॉफिट है हम उसमें से डिविडेंड्स पे करते हैं, तो हमने कितना रिटेन करना है और कितना शेयर होल्डर्स को पे करना है। अच्छा, ठीक है। वैसे डिविडेंड एप्रोप्रिएशन का मीनिंग होता है कि it depends upon my discretion whether I want to pay it or not. It is not compulsory that I have to pay it, you know. For example, in case of debentures or in case of bonds, it is compulsory that I have to pay the interest. So I will say it is a charge against the profit. But when I say it is not a compulsion on my part or the part of management, because it relates to the owners. So if it depends upon the discretion of the management to pay or not to pay, I will say it is a disappropriation. You're getting my point? आप समझ रहे हैं? यस सर। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट लिख रहे हैं जिसके ऊपर अभी पेपर में क्वेश्चन आया था, डबल टैक्सेशन। हाउ डबल टैक्सेशन विल बी देयर इन केस ऑफ अ कॉर्पोरेट एंटिटी? बिकॉज इन केस ऑफ अ प्रोप्राइटरशिप, इन केस ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, all profits belongs to partners or all profit belong to proprietor. But in case of a corporate entity, because corporate entity is an artificial person, corporate entity एक artificial person है, उसका प्रॉफिट उसका है, तो जो प्रॉफिट वो अर्न करेगी उसके ऊपर उस कॉर्पोरेट एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। फिर जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओनर्स को, इनको भी टैक्स देना पड़ेगा। तो इट इज अ केस ऑफ डबल टैक्सेशन। आई रिपीट, in case of corporate entity, there will be a tax incidence, tax treatment of two times, you know, दो बार देना पड़ेगा। एक कॉर्पोरेट एंटिटी देगी, मैकडॉनल्ड्स भी देगा, और मैकडॉनल्ड्स जब अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेगा डिविडेंड में, तो इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम फॉर दोज शेयर होल्डर्स, और वो शेयर होल्डर्स भी देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा कोका कोला in USA pays 30% as the tax rate। बड़ा अच्छा सा एग्जांपल है, ध्यान से सुनिएगा। और स्टॉक होल्डर्स अमेरिका में 20% का टैक्स देते हैं। तो आप ये बताइए जी, आप ये बताइए
कि अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ डॉलर्स, मिलियन डॉलर्स टू कोका कोला, तो कोका कोला कितना टैक्स पे करेगी? 30% सर। 30 करोड़, 300 करोड़? Yes, sir. यस सर। ठीक है। Yes, sir. नाउ द पॉइंट इज आफ्टर दिस 300 उन्होंने लेस किया, 700 करोड़ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिए शेयर होल्डर्स को। रामलाल, डिफरेंट शेयर होल्डर्स जो भी कोका कोला के शेयर होल्डर्स थे, दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड दिस प्रॉफिट। नाउ दिस प्रॉफिट which is being distributed as dividend to the shareholders, it will be treated as income for the shareholders. यस सर। अच्छा, जब वो इनकम होगी शेयर होल्डर्स की, तो उनकी इनकम बढ़ेगी तो उनको इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा। Yes, यस sir. सर। मान लेते हैं इनकम टैक्स का रेट है अमेरिका में 20% का, तो बताइए जी मोटा मोटी 700 करोड़ के ऊपर 20% अगर निकालें, तो कितना आएगा? $140 million। यस सर। अच्छा, अब मैं आपसे जस्ट एक बात ही पूछता हूं कि आई हैव ऑलरेडी पेड, कोका कोला हैज ऑलरेडी पेड टैक्स ऑन 1000 करोड़ और $1000 million, एंड स्टिल अगेन शेयर होल्डर्स आर पेइंग अगेन टैक्स ऑन दिस $700 million। बताइए, क्या ये डबल टैक्सेशन नहीं हुआ? Yes, sir. यस सर। तो कॉर्पोरेट एंटिटी के केस में देयर इज अ इंसिडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन। क्या लगता है, ये बात सबको समझ आ रही है? यस सर। प्रोप्राइटर में नहीं थी, जनरल पार्टनरशिप फर्म में भी नहीं थी, लिमिटेड में भी नहीं थी, बट इट इज ओनली इन केस ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी, बिकॉज कॉर्पोरेट एंटिटी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आई थिंक यहां तक सबको समझ आ चुका है। दोस्तों बताइए, LOS A खत्म हो गया, लर्निंग आउटकम A कंप्लीट हो गया। अब हम डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आऊंगा, आप देखिएगा कि क्या आप समझ पा रहे हैं या नहीं। ये देखिए जी, मैंने स्क्वायर ओपन कर दिया। स्क्वायर, इसकी हार्ड कॉपी भी मेरे पास है और सॉफ्ट कॉपी भी आपको दिखा दी है। इसमें लर्निंग आउटकम देखिए, जो अभी हम जो कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं जी, दिस इज द रीडिंग विच वी आर डूइंग, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स एंड ओनरशिप। ठीक है, इसमें हम अभी हैं बिजनेस स्ट्रक्चर्स, ये कंप्लीट कर लिया। अभी बिजनेस स्ट्रक्चर्स में देयर आर 3 लर्निंग आउटकम्स, वी हैव कंप्लीटेड 1 लर्निंग आउटकम एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद B and then we will be going to start with C. But before starting with B and C, I want that you should answer some of the questions. जो 2-3 क्वेश्चन आप मेरे आंसर कर दें। अब ये देखिए, ये है लर्निंग आउटकम्स, दीज आर द लर्निंग आउटकम्स। ये देखिए, दीज आर द 3 लर्निंग आउटकम्स जो मैंने आपको बोले थे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या दिख रहा सभी को? पढ़ना जरा, क्या लिखा है जी लर्निंग आउटकम ए क्या है, पढ़िए, तेज आवाज में पढ़िए भाई। चाहत, So the candidate should be able to A है compare business structures and describe key features of corporate issues। बहुत बढ़िया। तो अभी हमने ये वाला डिस्कस किया, इसके क्वेश्चंस मैं एक दो दे रहा हूँ, जिससे पूछूंगा वो बच्चा बताएगा, बाकी नहीं बताना। ये देखो, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस विद दिस। अब आपको ना ये थ्योरी पढ़नी नहीं है, आपको डायरेक्टली स्क्वायर के पहले क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद डायरेक्टली आप वहां पर आ जाएंगे करिकुलम में। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। देखो, उन्होंने ऑलरेडी बताया हुआ है, बट देयर इज नो नीड टू रीड दिस। आप पहले डायरेक्टली क्वेश्चंस में आ जाएं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पढ़िए जरा। कशिका, आप पढ़ो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, क्या लिखा हुआ है? Which business structure has the largest degree of separation between the owners and of a business? ठीक है, ऑप्शंस पढ़िए जरा, ऑप्शंस क्या है? A corporation, B limited partnership, C general partnership। ठीक है, आप आंसर भी बताओ क्या होना चाहिए। Sir, corporation। ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, आपके बिल्कुल 100 में से 100 मार्क्स आ गए। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि वो पॉजिटिव सेंस में, नेगेटिव सेंस में, मोस्ट लाइकली है। मैं एक बार फेल हुआ CFA में, वो इसलिए कि मैं क्वेश्चन ध्यान से पढ़ता नहीं था। कई बार लिखा होता था लीस्ट लाइकली, एट लीस्ट, एट मोस्ट, पॉजिटिवली, लाइकली, मोस्ट लाइकली। तो आपको इंग्लिश ध्यान से पढ़नी है। मैडम ने बिल्कुल ठीक पढ़ी है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ रहे हैं पहले। ठीक है जी, तो आप चाहत आप पढ़ो भैया क्वेश्चन नंबर 3, या शुभम आप पढ़ो? चलो शुभम आप पढ़ो क्वेश्चन 3 क्या है।
देखो इनका कैमरा फिर चला है। शुभम चलो चाहत आप पढ़ो यार। For a सर company नेटवर्क इशू that आ is रहा है सर बहुत। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सुनो इनकी बात सुनो, चाहत ही पढ़ो। For a company that is financially sound, increasing the company's rate of growth is most likely to benefit. A part is equity holders but not debt holders. B is both debt holders and equity holders, and C is neither debt holders nor equity holders. अभी आंसर नहीं देना, पहले दोबारा सब बच्चे ईमानदारी से पढ़ो क्वेश्चन को और सोचो अपना अपना मन में आंसर, आंसर मत देना अभी। सब बच्चे ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या, व्हाट द क्वेश्चन वांट टू से अस, क्या पूछना चाह रहा है। आंसर देने में जल्दबाजी मत करो, मैंने दी थी तो मैं फेल हो गया था पहली बार, आप मत होना। अच्छी तरह से क्वेश्चन को पढ़ो। कौन सा चलो आप ही चाहते एक्सप्लेन करो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले तो ये बताओ आपको क्या समझ आया। सर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो कंपनी फाइनेंशियली साउंड कंपनी है यानी कि फाइनेंशियली स्टेबल है, उस कंपनी का अगर हम रेट ऑफ ग्रोथ बढ़ाते हैं तो उससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? इसको लिखा मोस्ट लाइकली, देखो वर्ड क्या है, मोस्ट लाइकली, किससे ज्यादा फायदा होगा। ठीक है आप बताओ भैया, चाह जी आप ही बताओ किसको फायदा होगा भाई साहब, ए बी सी किसमें से किसको ज्यादा फायदा होगा। बोलो। मेरे ख्याल से सर बी पार्ट होगा। नहीं अच्छा आप एक चीज बताओ, मेरे ख्याल क्यों बोला, आप ये बताओ कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं। असली में कंपनी के मालिक कौन है, इक्विटी होल्डर्स या डिबेंचर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर्स। वैसे ये लर्निंग आउटकम नंबर सी के ऊपर रिलेट किया है इन्होंने, अभी मैंने वैसे लर्निंग आउटकम सी बताया नहीं है किसी को भी जब मैंने इक्विटी और डेट की बातें करनी है, बट स्टिल अब हमने क्वेश्चन डिस्कस किया तो मैं जस्ट वैसे ही बताना चाह रहा हूं। आप ये बताइए जी, आप ये बताइए कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और डिबेंचर होल्डर्स, इतना बता दो। आई थिंक फॉर अ कंपनी द रियल ओनर्स आर द इक्विटी शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स नहीं होते, उनको तो हम इंटरेस्ट देते हैं, कहते हैं भैया जाओ छुट्टी तुम्हारी। इट मींस अगर कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ती है, जोमैटो की वैल्यूएशन बढ़ती है, स्विगी की वैल्यूएशन बढ़ती है, तो अल्टीमेट बेनिफिट किसको होगा, डिबेंचर होल्डर्स को या इक्विटी होल्डर्स को। इक्विटी को सर। तो अब दोबारा से पढ़ो ए बी सी ऑप्शन ध्यान से, A और part आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए बताना। ए पार्ट सर। ए में क्या लिखा है, इक्विटी होल्डर्स बट नॉट डेट होल्डर्स। ठीक है। डेट का मतलब क्या है, जिनसे हमने पैसे उधार में मांगे थे, जिनसे हमने पैसे बोरो किए थे। और इक्विटी का मतलब क्या है अभी बताऊंगा, वैसे आई हैव नॉट टोल्ड यू दीज लर्निंग आउटकम्स, अभी बताना है। इक्विटी मींस रियल ओनर्स ऑफ अ कंपनी, रियल ओनर्स। ठीक है सर, ठीक है जी। तो अभी बी पार्ट का भी बताना है, अभी बताया नहीं वो मैंने आपको। तो अभी ये देखो, ये मैंने लिखा हुआ है आपके लिए, मैं थोड़ा सा और बता दूं कि अभी मैंने ये बताने थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए लिखा ना डेट एंड इक्विटी, लर्निंग आउटकम नंबर सी यस सर। ना। अभी ये बताना है, अभी तो हमने ए ही किया है। इसमें मैं बताता अभी कि डेट कौन होते हैं और इक्विटी कौन होते हैं, है ना। डेट की फुल फॉर्म बताता, इक्विटी की फुल फॉर्म बताता। पहले बताओ लर्निंग आउटकम ए सबको समझ आ गया है, कुछ तो पता चला होगा, पहले कुछ तो आया होगा ए यस पार्ट सर। है। यस सर। तो दो बच्चों ने बोला पर बाकी बच्चे बोल ही नहीं रहे, बोलो। आ गया सर समझ। अब लिखो लर्निंग आउटकम नंबर बी, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। ये होमवर्क दूंगा अभी, जल्दी लिखो। लर्निंग आउटकम नंबर बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज। अच्छा आपको क्या लगता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, शुभम आप बताओगे, आपका नेटवर्क ठीक हो तो बताओ, पब्लिक कौन सी होती है और प्राइवेट कौन सी होती है शुभम। सर पब्लिक जो सर जैसे बॉम्बे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में हमारी जो लिस्टेड होती हैं वो पब्लिक कंपनीज होती हैं। अच्छा प्राइवेट बहुत सर बढ़िया, जो आईपीओ के लिए भी नहीं गई होती है। बहुत बढ़िया। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है शुभम। सर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा और प्राइवेट कौन सी होती है शुभम आपके हिसाब से। ठीक बोला आपने वैसे,
जो पब्लिक अच्छा। नहीं होती वो प्राइवेट होती है। तो प्राइवेट के फीचर्स क्या होते हैं? जो लिस्टेड नहीं होती, जो जिनके शेयर्स नहीं होते, या जो इन्होंने पब्लिक से पैसा नहीं उठाया होता, उनको Yes, प्राइवेट sir. बोलते हैं, है ना? Yes, यही तो sir. होती है। अमेरिका में भी यही कंसेप्ट है। पहले आप ऊपर हेडिंग लिखिए LOSB, डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज, और आप कंपनीज का एक मटका बनाकर पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर लें। पहले पब्लिक लिखेंगे, प्राइवेट नहीं लिखेंगे। पहले पब्लिक 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 की बातें करेंगे। ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक 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 पब्लिक। तो पहली बात, पब्लिक में इट इश्यूज शेयर्स, पब्लिक कंपनी इश्यूज शेयर्स। प्राइवेट कंपनी में अभी नहीं लिख रहे, खाली पहले पब्लिक ही लिख रहे हैं, क्योंकि वो शेयर्स इशू करते हैं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि अमेरिका की बातें कर रहे हैं तो मैं NYSE की बातें कर रहा हूं, ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज। शेयर्स आर ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज बिकॉज हमारे यहां पर सेबी है। सेबी का नाम सुना है किसी ने? सेबी इंडिया Yes, sir. में क्या फुल फॉर्म है सेबी की? Security and Exchange Board of India. ऐसे ही अमेरिका में सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन। तो यहाँ पे क्या लिखा है? Sec- पब्लिक कंपनी को सारी डिस्क्लोज किसको करना पड़ेगा? अभी मैं साइट दिखाऊंगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, और उनके फॉर्म है। अभी मैंने खाली 2 ही लिखे हैं, 10K एंड 10Q, 10K एंड 10Q। मैं फिर रिपीट करता हूं, आप सब जाग जाएं, खत्म होने वाली है क्लास। आप इस समय पब्लिक और प्राइवेट में लिख रहे हैं। पब्लिक में आप लिख रहे हैं इशूइंग शेयर्स ट्रेडेड इन स्टॉक एक्सचेंज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। फुल फॉर्म क्या है? SEC की, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन। अभी पब्लिक लिख रहे हैं, डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिकली, मतलब इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ पब्लिकली बताना पड़ेगा। डिस्क्लोज फाइनेंशियल रिजल्ट्स पब्लिकली। इन्वेस्टर्स हैव लॉन्ग टर्म हॉरिजन, इन्वेस्टर्स हैव शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों। बताओ शॉर्ट टर्म कैसे और लॉन्ग टर्म कैसे? कशिका आप बताओगे लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैसे? नहीं सर, आइडिया नहीं है। अच्छा जी, आप बताओ मेरे को। बाकी बच्चे तो काफी सारे, मेरे को नाम पूरे नहीं यहाँ पे लिख के दिए उन्होंने। और जी आप बताओगे? नहीं सर, नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। राहत आप बताओ बेटा, कुछ आइडिया? नो सर, आइडिया नहीं है मेरे को उसका कुछ। अच्छा आप ये बताओ, आप किसी कंपनी के शेयर्स बाय करते हो और जी। सपोजिंगली आपने X डॉलर्स में बाय किए, और आपको पता चलता है कि कुछ दिनों के बाद उसका प्राइस हो गया X डॉलर प्लस समथिंग, तो आपके मन में क्या आएगा? आप इसको बेचने का सोचोगे या नहीं सोचोगे? क्या मन में आएंगे विचार, थॉट्स? नहीं सोचूंगा सर बेचने को। नहीं सोचोगे? अच्छा ठीक है, तो क्या सोचोगे? क्या मन में आएगा आपके? क्या आ रहा है आपके मन में? कि सर मतलब इसकी वैल्यू बढ़ रही है, तो जब बढ़ जाए उसके बाद बेचूं। अच्छा, आपके मन में ये आ रहा है। शुभम, आपके मन में क्या आ रहा है कि X डॉलर का प्राइस था, अब X डॉलर्स प्लस समथिंग हो गया, तो आपके मन में क्या आ रहा है? अभी बेचना चाहिए आपको या नहीं बेचेंगे? सर होल्ड करूंगा, बेचूंगा नहीं। अच्छा, आप भी होल्ड करेंगे, ठीक है। चलो जी, आपके मन में क्या आ रहा है? इसका आंसर तो आप बेचोगे या रखोगे? जो भी मन सर में आ रहा क्वेश्चन रिपीट कर दो क्योंकि मेरा या? नेट चला गया था। हाँ ठीक है, मैं माय पॉइंट इज, supposingly you have purchased a share on the basis of X dollars. Now the price has increased from X dollar to X dollar plus something. Let it be like this. You have purchased at $100. Now the price is $150 and you have purchased 100 shares. So the amount comes to $10,000. Now this amount comes to $15,000. My question is whether you will sell or whether you will hold these shares. क्या मन में आ रहा है वो बताना है। सर अगर मुझे जैसे अभी
मनी की रिक्वायरमेंट है मेरे ऑपरेशंस के लिए, तो सर मैं हम्म। सेल कर दूंगी। बट सर अगर मुझे अभी रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो मैं होल्ड कर लूंगी। वेरी राइट, शुभम का आंसर भी ठीक था, राहत का भी ठीक था, जिया का भी ठीक है। इट मींस इट डिपेंड्स। कई बार आप जो शेयर्स लेते हो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी लेते हो, और कई बार जैसे शुभम ने कहा, राहत ने बोला दैट वी वांट कि हम लॉन्ग टर्म हॉरिजन में बेनिफिट होगा, तो पब्लिक कंपनी के शेयर्स आप शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए लेते हो। क्या ये लॉजिकली ये बात क्लियर हो रही है? Yes, sir. तो पहले पहले बताओ, पब्लिक कंपनी में सारे पॉइंट लिख लिए क्या? पहला पॉइंट बताओ भाई, रात क्या लिखा पहला पॉइंट, जल्दी मुंह से बोलो। issuing shares, दूसरा पॉइंट क्या लिखा है? shares traded in stock exchange, तीसरा क्या लिखा है? disclosure requirement under SEC, फोर्थ क्या लिखा है? disclose financial results publicly, फिफ्थ क्या लिखा है? investors have short long time horizon, term horizon. शॉर्ट भी एंड लॉन्ग भी दोनों। चलो प्राइवेट में आ जाओ। अब आप बताओ जी, प्राइवेट में शेयर्स इशू नहीं कर सकते आप, पब्लिक को नहीं इशू कर सकते। आप प्राइवेटली जिस जिसको जानते हो अपने रिश्तेदारी में, बड़े पापा को, छोटे पापा को, बड़ी मम्मी को, दोस्त को, फ्रेंड को, आप उन्हीं को दे सकते हो, प्राइवेटली दे सकते हो, पब्लिक को नहीं इनवाइट कर सकते। तो पहला पॉइंट लिखिए, एज पर यूएसए, सीएफए यूएसए, प्राइवेट कंपनीज मींस दोज हु कैन रेज थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, जो खाली प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू रेज कर सकती हैं, दैट इज थ्रू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जो धनी लोग होते हैं, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, एचएनआईज, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, वी कैन सेल टू दोज ओनली। उन इन्वेस्टर्स को ही दे सकते हैं, बाकी सबको नहीं दे सकते, क्योंकि ये कंपनी के शेयर्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होंगे। इट इज अ प्राइवेट कंपनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए जी, प्राइवेट में कोई डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को, जैसे पब्लिक कंपनी में रिक्वायरमेंट थी, इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और जो कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करना चाहती है, पैसे लेना चाहती है प्राइवेटली, उसको एक मेमोरेंडम इशू करना पड़ेगा, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, पीपीआर। क्वेश्चन आता बार बार इसमें, व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम? प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, प्राइवेट प्लेसमेंट मेमोरेंडम, एंड इन दिस केस ओनली इन्वेस्टर्स हैव लॉन्ग टर्म हॉरिजन। कौन सा बच्चा बताएगा कि लॉन्ग टर्म हॉरिजन कैसे हुआ प्राइवेट कंपनीज में? अभी पहले लिख लो और सोचो, हाउ लॉन्ग टर्म हॉरिजन कैन बी पॉसिबल इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। Any one of you please, if you want to tell me something, you know, मैंने ये क्वेश्चन पूरे डाइस के लिए ओपन कर दिया। Any one of you out of these 18-19 students, you want to tell that what I mean by, you know, क्या मतलब समझ आता है आपको? That investors have long-term horizon. Any idea? कुछ भी, कोई बच्चा नहीं बताएगा, किसी को समझ ही नहीं आया। सर मेरे अकॉर्डिंग जब शेयर्स बाय करते हैं प्राइवेट कंपनी के, तो देयर मस्ट बी अ लॉकआउट पीरियड कि इतने टाइम तक आप वापस नहीं दे सकते या फिर नहीं सेल कर सकते, तो इसलिए शायद लॉन्ग टर्म होगा। बहुत बढ़िया। जैसे एज्यूम करते हैं पेटीएम है, पेटीएम इज अ प्राइवेट कंपनी। अब इस कंपनी ने कुछ हाई नेटवर्क इंडिविजुअल्स को शेयर्स दे दिए। Now these shares cannot be sold in the market. आप न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पेटीएम के ये शेयर्स इशू नहीं, सेल नहीं कर सकते। नाउ बिकॉज आपका एक लॉन्ग टर्म हॉरिजन है पेटीएम के साथ, आप बीच में नहीं बेच सकते, एज इन केस ऑफ पब्लिक कंपनीज। सो एज पर देम, एज पर सीएफए इंस्टीट्यूट, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस
that investors have a long term horizon, and in case of public company, investors have short term horizon. पहले बताओ ये बात सबको क्लियर है? Yes, sir. अब होमवर्क लिखिए. क्लास में यही छोड़ रहा हूँ और आपको होमवर्क दे रहा हूँ. कोई बात कुछ और बतानी है बताऊंगा. तो पहला होमवर्क ये है, आप सब ने ये देखना है गूगल से. स्क्वायर नहीं है तो करिकुलम भी नहीं है तो गूगल में जाकर, नहीं तो जीपीटी, चैट जीपीटी का नाम सुना है? Yes, sir. कहीं से भी ढूंढना है. ways in which private company can be converted into public, very important for your examination. कि भाई प्राइवेट से पब्लिक कंपनी कैसे बन सकती है, क्या रास्ते हैं, what are the ways, और what are the ways in which a public company can become a private. highly testable area for your examination. पब्लिक से प्राइवेट कैसे बनती है और प्राइवेट से पब्लिक कैसे बन सकती है, ये होमवर्क है जी, और कुछ भी होमवर्क नहीं है. देखिए अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स को टाइमिंग में हल्का सा इशू था क्योंकि वो जॉब कर रहे हैं, अभी उन्होंने ज्वाइन नहीं किया आज. तो अगर हम सैटरडे की क्लास थोड़ा सा 6 बजे के आसपास रख लें और संडे की तो 2 बजे ही ठीक है, आप आराम से घर से कर सकते हैं. आप वैसे यहाँ पे आना चाह भी सकते हैं लेकिन घर से भी कर सकते हैं. तो अभी कल संडे है, कल तो 2 बजे ही है, फिर कल मैं बता दूंगा कि नेक्स्ट सैटरडे कब होगी. पहली बात, आप सभी को मैं होमवर्क देखने वाला हूं और उसमें मैं प्राइज दूंगा. दूसरी बात, तीसरी बात, आप जैसे रजिस्टर कर जाएंगे हमारे साथ, हम आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी दे देंगे क्योंकि सिलेबस का कंटेंट बहुत ज्यादा है. तो आपको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट्स अपने पैरेलल घर में उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स के थ्रू भी देखने हैं, सो दैट हम नवंबर के लिए या 2024 के लिए, फरवरी के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं. मैं फिर रिपीट करता हूं, सिलेबस काफी सारा है, यहां से करेंगे तो नहीं होगा पूरा कंप्लीट. कुछ आपको हाइब्रिड में 2-3 सब्जेक्ट्स घर से करने पड़ेंगे, उसके सबके रिकॉर्डेड 10 के 10 के मैं रिकॉर्डेड देने वाला हूं. मैं यहां भी कराऊंगा, वहां भी कराऊंगा. तो जो आप घर में पहले करेंगे उस चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. I think you must have seen my video lectures. I have uploaded for some lectures in regard to financial statement analysis. क्या आप बता सकते हैं कितने बच्चों ने देखे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लेक्चर्स? कशिका आपने देखे? नो सर. जिया? नो सर. नहीं, YouTube से कह रहा हूं मैं. राहत? नो सर. चलो जिसने भी देखे वो बताए, किसने नहीं देखे? सर आपके पोर्टफोलियोज के देखे थे. चलो कोई बात नहीं, पूरी ठीक है. मैंने सर. ठीक है ठीक है. अभी पोर्टफोलियो नहीं करना आपने. देखो मैंने एक तो यहाँ पे लाइव लेक्चर्स में ही शुरू कर दिया, कॉर्पोरेट इशूअर्स. इसमें 3-4 लेक्चर्स लग जाते हैं, आज एक लेक्चर हो गया, अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आप बार बार रिपीट करना पड़ रहा है मेरे को, अब आगे से रिपीट नहीं करूँ. और एक चैप्टर आप एक सब्जेक्ट घर में स्टार्ट कर दीजिए प्लीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस. इसके हम तो आपको 10 के 10 सब्जेक्ट्स की रिकॉर्डिंग दे देंगे जो रिकॉर्डिंग रूम में रिकॉर्डेड हुई है, हाई जो आप यूट्यूब में देखते हैं, सो दैट कि हम थोड़ा सा सिलेबस टाइमली कंप्लीट कर पाए और ज्यादा टाइम क्वेश्चंस में दे पाए. करिकुलम के क्वेश्चंस करें, स्क्वायर के करें. आपका स्टेप नंबर 1 ये रहना चाहिए कि एक तो आपको रेगुलरिटी करनी है, वीडियो लेक्चर्स देखने, उसके हैंड रिटन नोट्स बनाने, स्क्वायर के क्वेश्चंस देखने, करिकुलम के क्वेश्चंस देखने. अच्छा, स्क्वायर तो 99% आपके हो जाएगा. करिकुलम में जो भी क्वेश्चंस नहीं होंगे हम उसके कंसेप्ट देखेंगे और वो डिस्कस करेंगे. अगर मैंने दोबारा से, अगर वो इन केस आई हैव नॉट डिस्कस दैट, I will see to that, but most probably I will discuss all the concepts. वो कई बार हम उसका फिर पढ़ना पड़ेगा करिकुलम से कि क्या लिखा हुआ है उस क्वेश्चन के लिए. तो लाइक दिस द जर्नी विल बी देयर. उसके बाद आपको CFA की साइट में जाकर कैंडिडेट रिसोर्सेज है, वहां से क्वेश्चंस करने हैं. एंड इट इज मोर देन इनफ, बस से ज्यादा कुछ नहीं करना है. प्रैक्टिस के क्वेश्चंस कुछ परचेज नहीं करने. आजकल CFA की साइट में, जनरली यूट्यूब सोशल मीडिया में आप देख रहे होंगे, वो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बातें कर रहे हैं. $250. किसी ने सुना है $250 की बात हो रही है?
Yes, sir. तो आपने अभी कुछ भी बाय नहीं करना है, स्क्वेजर कीजिए, करिकुलम के कीजिए, कैंडिडेट रिसोर्सेज कीजिए। मैं इसी से पास हुआ था, आप भी पास हो सकते हैं। मेन पॉइंट है कंसेप्ट पे ध्यान देना है, प्लस मैं काफी सारी चीजें आपको बताऊंगा। तो अभी आपने कुछ कहना तो बताइए, वैसे तो मैंने जो कहना था बता दिया। आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। सर सर कल ऑफलाइन क्लास ऑफलाइन क्लासेस, है ऑनलाइन? अच्छा पहले, हाँ जी, पहले जिया बताए। आप जिया, आप क्या बोल रहे हो बेटा, बोलो। सर कल क्लास 2 बजे है, मतलब ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? देखिए ऐसा है, वो आपकी मर्जी है। मैं तो देखो सेपरेट क्लास ले ही रहा हूँ, ठीक है। अब चांस की बात है कि 2 बजे गर्मी ज्यादा होती है, आप धूप में आएंगे, इसलिए आप लाइव भी कर सकते हैं। तो आपको अगर ऑफलाइन करनी है तो 5-10 मिनट 2 बजे से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कई बार स्टाफ मेंबर्स नहीं आते, तो फिर वो शटर डाउन करना पड़ता है। आप ठीक है, अगर आप घर से करना चाहते हैं तो अभी 1-2 क्लासेस घर से कर लीजिए, उसके बाद आ जाना ऑफलाइन। ओके सर। ठीक है, शुभम आप बताओ। सर वही ऑफलाइन के लिए ही पूछना था मुझे। ऑफलाइन मेरे नहीं, घर के बहुत ऑफलाइन तो नियर है बाय ही है। नहीं, समझ रहे। आप यहाँ आ सकते हैं। जिया ने तो यहीं आई थी पहले, क्लास भी यहाँ पे 1-2 क्लासेस अटेंड किए हैं। जिया आपने किए ना यहाँ पे अटेंड? यस सर। तो यहाँ पे हमारे पास रूम है, आप यहाँ बैठ सकते हो मेरे सामने। मैं तो उसी रूम से तो क्लास ले रहा हूँ। अच्छा हाँ, वो तो ठीक है आपके सर। ऊपर है। हाँ, आपके ऊपर है। अगर यहाँ आना है तो आपको 1:45 तक आना पड़ेगा, लेट सर नहीं मेरे आना घर है, के फिर वो दरवाजे बंद अच्छा हो जाते हैं। ठीक। हाँ, और अगर घर से करना है तो 2 बजे आप ज्वाइन कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। ओके सर। और बताइए, कुछ किसी ने, बच्चे ने कुछ बोलना चाह रहे हैं, कुछ मन में आवाज आ रही है, बोल दीजिए। सिलेबस, क्वेश्चंस, कुछ और पूछना पूछिए। सर कल सेंटर पे मतलब आ सकते हैं, मतलब 2 बजे? मैंने कहा जी 1:45 तक आना चाहे तो 1:45 तक आ जाए, लेट मत आए। अच्छा ठीक है जी, थोड़ा सा क्लास से पहले आए, ठीक है, ओके सर। क्योंकि कई बार हाँ ये काम है। और नहीं तो फिर आप घर से करना चाहे घर से कर लें। ठीक है जी, यस सर। ठीक है जी। तो मैं आज यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आप सबने कल होमवर्क करके आना है, प्राइवेट को पब्लिक में कैसे कर सकते हैं और पब्लिक को प्राइवेट में कैसे कर सकते हैं। जीपीटी चैट से देखिए, गूगल से देखिए, बट मुझे आंसर्स चाहिए। हाउ वी कैन कन्वर्ट फ्रॉम पब्लिक टू प्राइवेट एंड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक, करके आएंगे। Yes, sir. यस सर। ठीक है यस जी, सर। ठीक है जी, फिर कल मिलते हैं। Okay, sir. Thank you, sir. ओके। थैंक यू सर।